हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। कल तुम लोग को अर्थात 18 फरवरी को तुम लोग को साइंस का एग्ज़ाम है। तो साइंस का स्रोत सुपरा साफ कर देते हैं। सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे और सारा ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा, एकदम फिक्स है। तुम लोग सिर्फ एक ठो ये वीडियो देख लो, बाकी बात ऑब्जेक्टिव के फेरा में मत रहना, सिर्फ यही देख लो, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग को पता है तुम लोग को कि 2 नंबरिया और 5 नंबरिया जो है VVI साइंस का हम करवा चुके हैं। कहाँ मिलेगा? क्लास 10 का त्रिकोणीय प्रश्न लिखल होगा, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ऐसे तो हम ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग करवाए हैं। वो काफ़ी बड़ा वीडियो है तो तुम लोग उतना लंबा नहीं देख सकता है। तो इसको हम जो है फटाक से ना सभी क्वेश्चन को करवाते हुए, जो कल एकदम लड़ जा तो लड़ जा, 18 फरवरी को हम सभी क्वेश्चन इसी से आएगा तो आएगा, ठीक है ना। तो फटाफट इसको हम निपटारा कर देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सुपरा साफ कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर तुम लोग VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरिया 5 नंबरिया जो करवाए हैं, जो द्वितीय प्रश्न में मिल जाएगा, लिखा होगा क्लास 10 का VVI द्वितीय प्रश्न, उसमें मिल जाएगा, जाके देख लेना, ठीक है। उसी प्रकार सोशल साइंस का लेकर आएंगे, सबका लेकर आएंगे, ठीक है ना। और सबका VVI द्वितीय प्रश्न 2 नंबरिया 5 नंबरिया करवा चुके हैं। तो बिना टाइम गवाएं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट हम निकलेंगे, ठीक है, टाइम बिना गवाएं। और जो उतना क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, सिर्फ वो क्वेश्चन देखेंगे और यही क्वेश्चन आएगा, 100% यही क्वेश्चन एकदम आएगा तो आएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट पहले फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम। प्रकाश की किरण गमन करती है तो सब जानते हैं प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, तो इसका A नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला फटाफट हम बढ़ते हैं, ठीक है, और समझाते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट तुम लोग को एकदम सब क्वेश्चन इसी से आएगा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेझिझक इसको पढ़ लो। उसके बाद फिर मेरे जो VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव करवा सब्जेक्टिव जो करवाए 2 नंबरिया 5 नंबरिया वो देख लो, ठीक है ना। चलो, प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम था? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम, परावर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम। अपवर्तन का दूसरा नियम को हम सनेल का नियम कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं, जो डिस्कशन करा रहे हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना। जो डिस्कशन हम करवा रहे हैं उस पर ध्यान देना। डिस्कशन करते हुए सिर्फ आंसर मेरा बताना मकसद नहीं है, उसके आसपास जितना भी क्वेश्चन बनेगा सब बताते हुए जाएंगे, ठीक है ना। अब अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस बोले या उत्तल लेंस बोले, ठीक है। अवतल लेंस बोले या उत्तल लेंस बोले, उसका होता है V/U। क्या होता है? आवर्धन, यानी M बराबर V/U या H' यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो ये हो गया लेंस का। अगर दर्पण का पूछता है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, दर्पण में माइनस और लेंस में प्लस, तो ये D नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला है मेरा क्वेश्चन जो है वो है, अगला क्वेश्चन है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो हम जानते हैं कि वो दर्पण कौन है? एक समतल दर्पण। समतल दर्पण में कहीं भी खड़ा रहेंगे सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में कहीं भी खड़ा रहेंगे, दर्पण बोल रहा है, ठीक है ना, उसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। सीधा को बोलते हैं आभासी, ठीक है। तो इसका D नंबर सही हो जाएगा। लेकिन अवतल दर्पण को ऑलराउंडर दर्पण बोलते हैं, उसमें उल्टा सीधा आगे पीछे बड़ा छोटा बराबर सब तरह प्रतिबिंब बनता है। और लेंस में उल्टा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का सहायक मात्रक है? तो सब लोग जानते हैं डायोप्टर, लेंस की क्षमता का सहायक मात्रक डायोप्टर होता है। फटाफट एकदम निकलेंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो किसका होता है? हीरा का होता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है। 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक, ठीक है। और कांच का होता है 1.5 और जल का होता है 1.33, याद रखना। निम्नलिखित में से किस लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं? तो हम जानते हैं कि अभिसारी लेंस उस लेंस को कहते हैं जो किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। तो एक बिंदु पर मिलाने वाला है उत्तल लेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। जो किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है उसे अभिसारी लेंस कहा जाता है, इसे उत्तल लेंस है। जो किरणों को फैलाता है उसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस हो जाएगा अपसारी लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन क्या है? फटाफट नाम निकलो। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। उसके बाद पानी में कितना होता है? 2.25 लाख किलोमीटर, यानी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और कांच में होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और निर्वात में होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र में देखो प्लस आएगा बीच में, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यानी ये वाला A नंबर सही हो जाएगा। यही लेंस बोलता है तो खाली यहाँ माइनस देते दे, ठीक है ना। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, तो लेंस में लेस कर देना है, लेस मतलब बोले तो माइनस कर देना है, और दर्पण में प्लस होगा, ठीक है ना। चलो अगला देख लेते हैं। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण है, अग्रदीप मतलब समझ रहा है, हेडलाइटवा, हेडलाइटवा सचलाइटवा, ठीक है ना। तो किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण में कौन होता है? जिसमें अवतल दर्पण होता है। आप तुम लोग यहाँ ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो, गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट पूछे या हजामत में पूछे या दाढ़ी बनाने में पूछे, या तुम लोग को डॉक्टर द्वारा दांत, कान, नाक, गला आदि के जांच में पूछे, या सोलर भट्टी में पूछे, सोलर प्लेट में पूछे, सोलर कुकर में पूछे, सब जगह अवतल दर्पण है, ठीक है ना। सिर्फ उत्तल दर्पण कहाँ है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, पीछे के वस्तु को देखने के लिए। साइड मिरर में पूछेगा तो उत्तल दर्पण मारना है, और जो गली में जो लटवा होता है उसमें उत्तल दर्पण। बाकी बस हर जगह कुछ भी पूछे तो अवतल मारना है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण, बाकी बात कुछ पूछे तो अवतल दर्पण मार देना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है? फटाफट हम निकलते जाओ।
ठीक है। और यही देखो, उसके बाद सब्जेक्टिव में तुम लोग भिड़ जाओ, 2 नंबरिया 5 नंबरिया हम सब्जेक्टिव VVI करवा चुके हैं साइंस का, उसमें भिड़ जाओ, ठीक है ना। और फटाफट इसको निकालते हैं। किसी माध्यम का अपर्तनांक म्यू का मान क्या होता है साइन आई बटा साइन आर। इसी को सनेल का नियम कहते हैं। सनेल का नियम से पूछेगा क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर होता है, इसी को सनेल का नियम कहते हैं, म्यू बराबर, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता कितना है -2D है, तो इसका फोकस क्या होता है हम जानते हैं, बराबर क्या आ जाएगा 1/p हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे 2, रखेंगे 2 से उसमें भगा देंगे तो आएगा कितना 0.5 आएगा। तो 0.5 मीटर हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस में होगा, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर में आंसर दिया रहता तो 0.5 को सेंटीमीटर में बदलते तो 100 से गुना करते होता आता 50 सेंटीमीटर आता, ठीक है। तो सेंटीमीटर में ना है तो यही हो जाएगा, सेंटीमीटर में आता 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर मारते, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट हम निकलते जाओ। कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए बताया था, पीछे देखने के लिए पूछेगा, यानी साइड मिलर के रूप में पूछेगा, तो मानना है कौन दर्पण, तो मानना उत्तल दर्पण। बाकी बार कुछ भी पूछे, सोलर भट्टी में, सोलर प्लेट में, सोलर कुकर में, हेडलाइट में, सर्च लाइट में, दाढ़ी बनाने में, तो सब अवतल दर्पण, ठीक है ना। और पीछे देखने के लिए साइड मिरर में उत्तल दर्पण। ये जो बता रहे हैं ना, हम ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। अब किताब में भी तो दिया हुआ है, लेकिन तुम लोग किताब में दिया हुआ है, लेकिन इस तरह समझा कर नहीं बताया गया है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहीं भी रखा हुआ, उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु के पीछे बनता है। आभासी को ही बोलते हैं काल्पनिक, क्या बोलते हैं, काल्पनिक। और समतल दर्पण में भी आभासी बनता है, सीधा बनता है और बराबर बनता है, लेकिन इसमें हमें उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, यानी काल्पनिक बनता है और हमेशा छोटा बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। अवतल दर्पण ऑलराउंडर दर्पण है। लेंस में उल्टा हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, इधर धनात्मक होता है, इधर माइनस होता है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, जब धनात्मक फोकस दूरी होगा तो क्षमता भी धनात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ये उसका हो जाएगा धनात्मक। किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य बोले तो पीछे के वस्तु देखने में, तो बता चुके उत्तल दर्पण, पीछे के वस्तु यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, बता चुके हैं। फोकस दूरी उत्तल दर्पण पूछ दिया ना, फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो दर्पण में देखो, दर्पण में भी उत्तरी दर्पण हो जाएगा, क्योंकि दर्पण देखो बनाओ, उत्तर दर्पण हमेशा बना दिए, तो यहाँ से किरण आएगी तो इधर चला जाएगा, तो लगेगा जैसे पीछे से आ रहा है, तो पीछे होता है प्लस, क्या होता है, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक। खाली सिर्फ यही मिलता है, बाकी बात सब कुछ उल्टा होता है। सिर्फ फोकस दूरी ही मिलता है, बाकी बात सब कुछ उल्टा होता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी प्लस, और उत्तल लेंस का भी फोकस दूरी प्लस, और अवतल लेंस का और अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस। सिर्फ यही मिलता है, बाकी बात सब कुछ उल्टा होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला मेरा क्या है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, सब देखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब देखेंगे, जो पूछा गया जो इंपॉर्टेंट है सभी देखेंगे, ठीक है ना। सिर्फ लाइन से जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा उसको हम नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बताते जा रहा है, ठीक है ना। यही देख लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीम की बीम दूरी ली गई है, तो बीम दूरी, तो बीम मतलब होता है वस्तु, वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो, वस्तु दूरी हमेशा माइनस होता है। क्यों माइनस होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा दर्पण के या लेंस के सामने होता है। अगला, किसी लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक जो होता है वो होबे नहीं करता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई करेंगे तो दोनों कट जाएगा मीटर मीटर, तो इसमें मात्रक विहीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना। और जिसमें सापेक्षिक या अपेक्षिक लगेगा उसका भी एसआई मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो बता चुके हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और उत्तल दर्पण का भी फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल का होता है माइनस, क्या होता है माइनस, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, बता चुके निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। अगला बोल रहा है यदि कि समबाहु त्रिभुज की यथा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला, एक उत्तल लेंस की, ऐसे आप बताने को तो बता देंगे लेकिन टाइम पार करने को फायदा ना है। एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो इसकी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, तो अगर एक डायोप्टर है तो 1 मीटर होगा, क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्षमता एफ पूछ रहा है, तो बराबर क्या होता है 1/p होता है, तो पी जहाँ पर 1 देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 मीटर आएगा। लेकिन मीटर में नहीं दिया हुआ, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तुम बोलेगा 100 सेंटीमीटर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर एक डायोप्टर जो है यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, तो प्लस में दिया है, इसलिए सी नंबर प्लस में होगा, प्लस में रहेगा तो प्लस में, माइनस में रहेगा तो माइनस में। अगला, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो अपवर्तनांक मतलब होता है मुड़ना, तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है बैगनी का। सबसे ज़्यादा विचलन पूछेगा तब भी बैगनी, विचलन मतलब भी मुड़ना, तो सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक बैगनी। अब यहाँ तुम लोग ध्यान से सुनो, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक और विचलन पूछेगा तो बैगनी बोलना है, लेकिन सबसे कम अपवर्तनांक और विचलन पूछेगा तो लाल बोलना है, क्या बोलना है, लाल। समझ आ गया, तो सबसे कम अपवर्तनांक लाल, सबसे कम विचलन लाल। लेकिन तरंगधर पूछेगा तो तरंगधर याद रखना, सबसे ज़्यादा तरंगधर लाल का होता है, ठीक है ना, और सबसे कम तरंगधर बैगनी का होता है, इसलिए खतरा के सिग्नल के रूप में लाल रंग का यूज करते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है। अगला, पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में उसकी फोकस दूरी
की अपेक्षा क्या होती है, तो इसका कम हो जाता है। कम इस क्यों हो जाएगा तो अभी समझाने का टाइम नहीं है, बस याद रखो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि तुम लोग को जल्दी जल्दी निकलना है। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि पानी में डूबा हुआ, तो पानी का तो कुछ तो पहले क्षमता है, तो और क्षमता कम कर देगा। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वो कहता है त्रिज्या 32 हो, तो वो कहता है त्रिज्या 32 तो फोकस दूरी उसका आधा होता है, तो आधा हो जाएगा तो 32 का आधा कितना होगा, 16 हो जाएगा। और ये प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा, 16 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमेशा वो कहता है त्रिज्या की आधी होती है। कौन सा अपसाली लेंस भी कहलाता है, अपसाली लेंस उसे कहते हैं जो किरणों को फैलाती है। तो फैलाने वाला कौन है, तो फैलाने वाला है अवतल लेंस। अवतल लेंस किरणों की फैलाती है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस किरणों के एक बिंदु पर मिलाता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत, हम बताए थे कि डॉक्टर द्वारा दांत, कान, आँख, नाक के जांच में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। और साइड मिरर पीछे के वस्तु के देखने में उत्तल दर्पण, ठीक है ना। बाकी बात कुछ पूछे तो अवतल मार दो। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो ये वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास जो है कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक। कैसे है, तो यहाँ पर जो इस इला जो है क्या है, द्वारक है, ठीक है ना। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, क्या बोल रहा है, आवर्धन ऋणात्मक हो, तो जब भी माइनस रहेगा, ऋणात्मक बोले तो माइनस रहेगा, तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। चाहे हमेशा प्रतिबिंब दूरी भी माइनस में रहेगा तब भी वास्तविक उल्टा, आवर्धन ही माइनस में रहेगा तब भी वास्तविक उल्टा, याद रखना। तो वास्तविक उल्टा, ठीक है, याद रखना। अगला, किसी शब्दकोश की छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग करेंगे। सिंपल बात है कि शब्दकोश है, तो शब्दकोश डिक्शनरी को पास में रखेंगे तो पास में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये दोनों सही हो गया, ठीक है ना। अब कौन सा लेंस से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब देखना है, सीधा प्रतिबिंब देखना है, तो हम जानते हैं उत्तल लेंस के सामने वस्तु को रखने पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और बड़ा भी बनता है, तो उत्तल लेंस हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। अगला है, क्या एक प्रयोग में अवतल दर्पण किस बीम का पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापन की जरूरत भी है। दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी हटाओ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो आधी होती है, बार बार जानते हैं। यह बराबर क्या होता है, r/2 होता है। लेंस की क्षमता का सहायक मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का सहायक मात्रक होता है मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को ही डायोप्टर कहते हैं, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होता है। तो हम जानते हैं कि जैसे प्रतिबिंब वस्तु हमेशा बराबर हो, हमेशा 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 बराबर हो, समतल होता है, ठीक है ना। और हमेशा छोटा किसमें होता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा होता है। तो यहाँ बराबर पूछ रहा है हमेशा, तो समतल। और अवतल में जो है बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, आगे बनता है, पीछे बनता है। अवतल दर्पण जो है और राउंडल है, ठीक है ना, याद रखना। लेंस में मुख्य फोकस का संख्या कितना होता है, तो लेंस में 2 फोकस होता है, कितना होता है, 2 फोकस होता है। सर्च लाइट या हेडलाइट या अग्र प्रदीप्त में अवतल दर्पण बता चुके हैं। और गाड़ी के खाली पूछेगा साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण। परावर्तन के नियम से क्या होता है, परावर्तन के नियम से होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इससे परावर्तन का पहला नियम कहा जाता है, ठीक है ना। परावर्तन का भी 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 नियम। परावर्तन के कितने नियम है, तो बता चुके हैं 2 नियम। अपवर्तन का भी कितना नियम, 2 नियम। दाढ़ी बनाने में कोई दर्पण बता चुके हैं, अवतल दर्पण, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने हेडलाइट, सर्च लाइट, डॉक्टर द्वारा दांत, कान, नाक आदि जांच में, सोलल भट्टी में, सोलल कुकर में, सोलल प्लेट में, सगरो अवतल दर्पण। लेकिन पीछे के वस्तु देखने के लिए अवतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, बराबर होता है और काल्पनिक होता है, ठीक है। सीधा होगा तो काल्पनिक होगा, यानी आभासी होगा, ठीक है। किस लेंस के द्वारा, क्या बोल रहा है, किस लेंस के, चलो यहाँ ध्यान दो, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जानते हैं कि लेंस जो है, लेंस बोल दिया तो लेंस यहाँ बोल रहा है, दर्पण नहीं बोल रहा था, याद रखना। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। लेंस बोलेगा तो अवतल, लेकिन दर्पण बोलेगा तो हो जाएगा उत्तल और समतल, ठीक है। तो यहाँ लेंस बोल दिया इसलिए अवतल होगा, ठीक है। और आभासी होगा, सीधा होगा, छोटा होगा। गोलीय दर्पण की में फोकसांतर वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या तय, बराबर r/2 पढ़ रहे हैं, बराबर r/2 यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी बीम का वास्तविक तथा साई प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए, तो बोल रहा है कि वास्तविक तथा साई प्राप्त करने के लिए उसी के बराबर थे, फोकस दूरी के दुगना दूरी पर रखते हैं, ठीक है ना। फोकस दूरी के दुगना दूरी यानी 2f पर रखते हैं, समझ आ गया ना। लेंस में दर्पण बोलेगा तो वक्रता केंद्र पर रखते हैं, उसी के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अगला बोल रहा है दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो वक्रता त्रिज्या दुगना हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, यानी 20 नंबर सही, 20 सेंटीमीटर सही होगा। अगला बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक को ही बोलते हैं आभासी, क्या बोलते हैं, आभासी। सरल सूक्ष्मदर्शी में, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखना। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। हम लोग का आँख में भी उत्तल लेंस है, हम लोग का आँख में सीधा और छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, देखो यहाँ पर आभासी है और सीधा है और बड़ा है वस्तु से, तो सिंपल बात है, ये कहाँ होगा, दर्पण के कहाँ होगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। तो देखो कहाँ पर लिखा हुआ, ध्रुव और फोकस के बीच में होगा। यही लेंस से पूछता तो बोलते हैं प्रकाश केंद्र
और फोकस के बीच बोल देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बन गया, वहाँ से सीधा तो बना ले, बड़ा बन गया, ठीक है ना। अगला है उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। और अवतल में क्या होगा, अवतल हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में पतला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला देख लेते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस थी, लेंस की क्षमता क्या होगा, चाहे कोई भी लेंस हो, 1 मीटर फोकस है तो उसका क्षमता होगा 1D। क्या होगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है 1/f, तो 1/1 हो जाएगा तो कट जाएगा तो 1 आएगा। और यहाँ 1 जो है मीटर, ये क्या है प्लस में है, कुछ नहीं दिया हुआ तो प्लस में होगा तो 1D हो जाएगा, बी नंबर सही। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन, तो निर्गत किरण है तो निर्गत कौन होगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, लेंस बनाने के लिए जो प्रयुक्त होगा पदार्थ होना चाहिए पारदर्शी। तो पारदर्शी कौन है, तो जल भी पारदर्शी है, कांच भी पदार्थ पारदर्शी है, प्लास्टिक भी पारदर्शी है, लेकिन मिट्टी पारदर्शी नहीं है, डी नंबर सही हो जाएगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण, दर्पण में अवतल और लेंस में उत्तल, इसमें बड़ा बनता है, छोटा बनता है, बराबर बनता है, सीधा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आगे बनता है, पीछे बनता है, ठीक है ना। दर्पण में अवतल और लेंस में उत्तल, ये दोनों ऑलराउंडर है, ठीक है। 2D क्षमता वाले, तो 2D है तो क्या करेंगे, P बराबर 1/f या F बराबर 1/p, तो 1/2 करेंगे तो आएगा 0.5 मीटर आएगा, सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला, किसी गोलीय दर्पण को वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस पूछा था आधा होगा, तो वक्रता त्रिज्या से फोकस हमेशा आधा होता है, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। कैसे याद रखना, तो एफ जो है पहले आता है ABCD में, आर जो है बाद में आता है, तो आर हो जाएगा बड़ा, तो आर को करेंगे आधा तो हो जाएगा फोकस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तन के बाद किरण किस किस बिंदु से गुजरेगी, तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से गुजरती है। हम जानते हैं कि दर्पण के मुख से समांतर किरण जब आपतित होती है, लेंस के समांतर जब आपतित होती है, तो परावर्तन होने के बाद हमेशा फोकस से गुजरती है। कहाँ गुजरती है, फोकस से। अगर किसी अवतल दर्पण के फोकस दूरी f हो करता त्रिज्या r होता है, तो संबंध क्या होता है, बराबर r/2 होता है, तो बराबर r/2 होगा, ठीक है ना। या r बराबर 2 है भी बोल सकते हैं, तो ये नहीं दिया गया तो बराबर r/2 होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, फोकस दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, क्षमता क्या होगा, तो P बराबर 1/f करेंगे, तो 1/f यानी 1/50 काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.2 आएगा। लेकिन यहाँ जाए सेंटीमीटर में ये दिया हुआ है, जब सेंटीमीटर में दिया तो ऊपर में लिखते हैं 100, क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं, तो इसे काटेंगे तो आएगा 2, कितना आएगा 2, तो 2D होगा, कितना होगा 2D। और ये प्लस में है क्योंकि उत्तल लेंस से प्लस में है, तो प्लस में 2D, यानी डी नंबर सही हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं पर रखने पर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो हम जानते हैं कि समतल दर्पण होता है जिसमें वस्तु कहीं भी रखो हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आवासी बनेगा, यानी काल्पनिक बनेगा, ठीक है ना। फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, हम लोग का आँख में भी उत्तल लेंस होता है, फोटोग्राफी कैमरा में भी उत्तल लेंस होता है। साइड मिरर के रूप में यानी पीछे की वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, बता चुके हैं उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, लेंस नहीं दर्पण। प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से होता है, तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वन विक्षेपण होता है, जो प्रकाश जो होता है 7 रंग में बट जाता है, जैसे वन विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है ना। अगला, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो हम जानते हैं कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बोल रहा है, तो दर्पण यहाँ बात कर रहा है, तो कौन सा दर्पण में होगा, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है ना, तो इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा। यही लेंस से पूछता तो अवतल लेंस होता, ठीक है ना। जब प्रकाश की चाल, क्या बोल रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, तो हवा से यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब की निकट किधर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन से विलन में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। किसी गोलीय दर्पण की पतले गोलीय लेंस की फोकस कितना दिया हुआ है, इतना, तो पिछला लेंस क्या होगा, तो माइनस में फोकस दिया हुआ है, तो कौन लेंस का माइनस, यहाँ लेंस बोल रहा है, तो कौन लेंस का माइनस में होता है, तो लेंस का होता है कौन, तो होता है दर्पण और लेंस दोनों है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का माइनस होता है। स्टूडेंट यहाँ पर मार देता है उल्टा पुल्टा, नहीं, यहाँ याद रखना, अवतल लेंस और अवतल दर्पण खाली यही समानता मिलता है, बाकी बस सब कुछ उल्टा होता है। तो अवतल लेंस और अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस होता है, जबकि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है, बस यही मिलता है, बाकी सब कुछ उल्टा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में है तो दोनों अवतल होगा, यही प्लस में रहता है तो दोनों उत्तल होता है, ठीक है ना। लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है, तो होता है 2, कितना होता है 2 होता है। चलो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, वायुमंडल में प्रकाश का रंग का अधिक परिकीर्णन किसका होता है, तो हम जानते हैं कि नीला रंग का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है ना। पूछेगा आकाश का रंग नीला क्यों होता है, प्रकाश के परिकीर्णन के कारण, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में देखो, निकट पूछेगा तो 3 अक्षर है तो 4 अक्षर लग होना, तो 4 अक्षर किसमें है, तो अवतल लेंस, तो निकट में होगा अवचल लेंस। और दूर में 2 अक्षर है, दो अक्षर है तो 3 अक्षर लग होना, तो उत्तल, तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, नेत्र का रंगीन भाग जो होता है उसको परितारिका बोलते हैं, परितारिका को ही बोलते हैं इंग्लिश में आइरिस, तो इसका आइरिस यानी परितारिका हो जाएगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो बता चुके सबसे अधिक विचलन बैंगनी का होता है, सबसे कम विचलन यानी न्यूनतम किसका होता है, लाल का होता है, ठीक है ना। और लाल का परिकीर्णन, लाल का अपवर्तनांक और लाल का विचलन कम होता है, बैंगनी का विचलन, बैंगनी का अपवर्तनांक और बैंगनी का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है,
ठीक है ना। और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल का होता है, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य समानता व्यक्त किया जाता है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, याद रखना, ठीक है ना। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण, ठीक है ना। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका होता है, तो नीला का होता है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य से हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देना, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। आवर्धन का सही मात्रक क्या है, तो आवर्धन का सही मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, बता चुके हैं। चूंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई दोनों कट जाता है, ठीक है ना। अगला, सामान्य दृष्टि के लिए बेस के लिए न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम पूछ रहा है, न्यूनतम तो 25 सेंटीमीटर, मीटर नहीं मारना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अधिकतम पूछेगा तो अनंत मारना है, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो वो कोर्निया द्वारा हो जाता है, ठीक है ना। कोर्निया जो होता है ना बाहरी, हम लोग को जो नेत्र दान में देते हैं कोर्निया दान देते हैं, जो बाहरी जो होता है, जैसे मोबाइल के ऊपर ग्लास होता है, उसी प्रकार हम लोग का आँख के ऊपर जो ग्लास होता है वो होता है कोर्निया। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना था, अनंत होता है, दूरबिंदु अनंत, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि बोले तो दूर दृष्टि दोष तो उत्तल लेंस से करेंगे, दूर है तो 3 लाख होना है, और निकट पूछता है तो निकट में 3 अक्षर है तो 4 लाख होना, अवतल होता है निकट के लिए। किस वन का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, तो लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जबकि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा, काला, ठीक है ना। अंतरिक्ष यात्री या चंद्रमा पर से देखेंगे आकाश तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल में नहीं होता है। टिंडर प्रभाव प्रकाश से कौन सी घटना प्रदर्शित करता है, टिंडर प्रभाव जो है प्रकाश से कौन सी घटना प्रदर्शित करता है पूछ रहा है, तो ये प्रकाश करता है प्रकाश का परिकिरण प्रदर्शित, ठीक है ना, दूध में होता है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किरण का विकास अपवर्तन होता है, तो बता चुके हैं, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ के द्वारा, ये बता चुके हैं। चलो अगला, किसी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि यानी दूरदृष्टि दोस्तों उत्तल लेंस हो जाएगा। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग को अधिक प्रवरता से परिकीर्णन करता है, तो हम बचा चुके हैं, नीला रंग को करता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है परितारिका यानी आयरिस, जिसका आँख का रंग भी इसी पर डिपेंड करता है। पुतली के साइज यानी कितना प्रकाश अंदर जाएगा कितना प्रकाश न जाएगा, इस नियंत्रित करता है पुतली के साइज को। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, तो हम जानते हैं कि बाइफोकल लेंस यानी जरा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस से दूर किया जाता है, जिसमें दोनों लेंस का प्रयोग होता है। एक साधारण प्रिज्म में कितना सतह होता है, साधारण प्रिज्म में जो है 5 सतह होता है, ठीक है ना। 3 गो अवतल होता है, 2 गो त्रिभुजाकार होता है, सब मिला 5 सतह होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से दृष्टि दोष होता है, तो फोकस दूरी कम होगा तो कम हो गया, यानी निकट होगा तो निकट दृष्टि दोष, निकट होगा यानी कम होगा तो निकट दृष्टि दोष, और दूर होगा तो दूर दृष्टि दोष। आँख अधिक होगा तो दूर दृष्टि दोष यानी दूर हो गया। आँख व्यवहार करता है, तो आँख व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, बता चुके हैं। और आँख में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है, रेटिना को दृष्टि पटल बोलते हैं, और प्रतिबिंब जो बनता है सीधा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है ना, याद रखना। सीधा नहीं, उल्टा बनता है, छोटा बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है, ठीक है ना। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु प्रति बना तो उसे रेटिना या दृष्टि पटल हिंदी में कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, तरंगदैर्घ्य का सही मात्रक यही होता है एंगस्ट्रॉम। श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना, तो श्वेत रंग जो है 7 रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 रंग हो जाएगा। और वन विक्षेपण में यही 7 रंग बढ़ जाता है। प्रकाश से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लाल का अधिक होता है, बैंगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। निकट दृष्टि दोस्त, निकट में 3 अक्षर तो 4 ब्लॉक हो लो, तो अवतल में 4 अक्षर है, तो अवतल लेंस हो जाएगा, दूर हो जाएगा उत्तल। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कैसा होता है, तो उत्तल बता चुके हैं, और छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। और अगला क्या है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, विचलन बोले या परिकिरण बोले या अपवर्तनांक बोले, बैंगनी का सबसे अधिक होता है, ठीक है ना, लाल का सबसे कम होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य लाल का ज़्यादा होता है। निम्न में से किस पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो बोल रहा है कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पारदर्शी पदार्थ चाहिए, तो मिट्टी पारदर्शी नहीं है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म हो जाएगा 7 रंगों में जो बट जाता है, 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम या वनपट कहते हैं। अगला, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो प्रिज्म से वन विक्षेपण होता है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 रंगों में बट जाता है, प्रकाश की इसी घटना को वन विक्षेपण कहते हैं, और 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे स्पेक्ट्रम या वनपट कहते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। पृथ्वी पर से सिर्फ नीला दिखाई पड़ेगा, बाकी बार कहीं देखेगा तो काला दिखाई पड़ेगा। किसी कोलाइड बिलियन तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाओ, दोस्तों को भी शेयर करो कि वो भी देख सके, ठीक है ना। अथी नहीं करो, शेयर जरूर करना, ठीक है। अब पूरा देख लो, तुम लोग को कोई अथी ये कोई खाली पूरा देख लो, बाकी बार कहीं नहीं देखना है, कोई दिक्कत ना है, तुम लोग को जेटी में कभी दिक्कत ना होगा। किसी कोलाइड बिलियन में निलंबित कणों में परिकीर्णन कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव क्या कहता है, किंडर लिख दिया, टिंडल प्रभाव सी नंबर, ठीक है ना। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो जो नहीं देख सकता है, ठीक है ना,
ठीक है ना। देखो जो देखेगा वही दोस्त होगा, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है निकट नहीं देख पा रहा है, निकट नहीं देख पा रहा, तो क्या देख रहा है, दूर देख रहा है, तो जो देखेगा वही दोस्त है, दूर दृष्टि दोस्त, ठीक है। तो दूर उसको दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे दूर दृष्टि दोस्त, निकट दिखाई देगा तो बोलेंगे निकट दृष्टि दोस्त। दूर को उत्तल लेंस से और निकट को अवतल लेंस से। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधर पूछ रहा अधिक होता है, तो लाल का तरंगधर अधिक होता है, बैंगनी का तरंगधर कम होता है। इन धनुष का बनना, तो इन धनुष क्यों बनता है, तो बनता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इन धनुष बनता है, ठीक है। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। टेंशन नहीं लेना है, सब क्वेश्चन इससे आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम फिजिक्स चला रहे हैं, फिर केमिस्ट्री होगा तो फिर बायोलॉजी होगा, सब एक ही में निपटा देंगे, ठीक है। विभवांतर का सहायक मात्रा देखो, विभवांतर का सहायक मात्रा पूछे या विभव का सहायक मात्रा पूछे, दोनों का बोल्ट होता है, याद रखना। विभवांतर और विभव दोनों का सहायक मात्रा बोल्ट होता है, ठीक है ना। विद्युत विभव किसे कहते हैं, तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तो लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, यानी V बराबर W/Q होता है, ठीक है। अगला विद्युत प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पूछ रहा है, तो प्रतिरोधकता का सहायक मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। देखो हम प्रतिरोध नहीं बोला है, प्रतिरोधकता बोला है, तो प्रतिरोधकता बोला तो ओम मीटर हो जाएगा, प्रतिरोध बोलता तो ओम होता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, सुचालक यानी करंट बहता है, तो ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो क्या है, तो जो विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है ना। और चांदी के बाद होता है सोना, ठीक है। तो चांदी सबसे अच्छा चालक है, ठीक है ना। और अधातु में ग्रेफाइट। अगला आमीटर से निम्नलिखित में किससे मापा जाता है, तो आमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, याद रखना। पूछेगा विद्युत धारा किसके द्वारा मापते हैं, तो आमीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। और विभवांतर किसके द्वारा मापते हैं, तो वोल्ट मीटर के द्वारा मापते हैं। जो बोल रहे हैं इसको सुनते जाओ। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का सूत्र जो होता है, हम पढ़े हैं ओम के नियम, क्या पढ़े, तो ओम के नियम पढ़े थे V बराबर IR। तो R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा V/I, यानी C नंबर सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा, देखो यहाँ घंटा लग गया, ठीक है। घंटा लग गया यानी टाइम आ गया, तो हो जाएगा किसका, तो ऊर्जा का सहायक मात्रक, ठीक है, याद रखना। तो यह हो जाएगा ऊर्जा का सहायक मात्रक। लेकिन अगर घंटा नहीं रहता, खाली वाटे तक रहता, तो वाट खाली रहता तो बोलते शक्ति का, लेकिन यहाँ घंटा लग गया, टाइम आ गया, तो बोलेंगे ऊर्जा का, ठीक है ना। और याद रखना 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, विद्युत प्रतिरोधकता जो है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और प्रकृति पर निर्भर करता है, सभी पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ये दुनमरिया में भी तुम लोग को आ सकता है, ठीक है ना। बोला कौन कौन बात पर निर्भर करता है, 3 बार पर निर्भर करता है, लिख देना। आवेश का सहायक मात्रक क्या होता है, आवेश का सहायक मात्रक कूलम होता है, ठीक है ना। फास्ट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुम लोग को क्वेश्चन करवाना है, फिर छोड़ना ना है, ठीक है ना। तो आवेश का सहायक मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, याद रखना। और याद रखना है क्या, वोल्ट जो है ये विद्युत विभव या विभवांतर का सहायक मात्रक है, ओम जो है प्रतिरोध का सहायक मात्रक है, और जूल जो है ऊर्जा यानी कार्य का सहायक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुम लोग के घर में जो बिजली उठता है उसको बोलता है 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा, जो जिसको बोलते हैं 3.6 × 10⁻6 जूल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, तो हम भी ओम के नियम में पढ़े हैं, V बराबर IR पढ़े हैं, तो सत्य है। निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, याद रखना। शक्ति बराबर 3 सूत्र होता है, ठीक है ना। एक होता है क्या, एक होता है P बराबर शक्ति यानी P बराबर I²R, ठीक है। एक होता है, तो बोल रहा है कौन सत्य है, तो यही सत्य हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर सत्य हो जाएगा। लेकिन तुम लोग 3 सूत्र बता रहे हैं। P बराबर एक I² हो गया, एगो P बराबर होता है क्या, तो P बराबर होता है VI होता है, ठीक है ना। एक ठो P बराबर होता है V² होता है। एक ठो P बराबर और होता है अति परिभाषा से W/T होता है, तो 4 सूत्र होता है, याद रखना, ठीक है ना। एक W/T, एक V²/R, एक P बराबर VI, एक P बराबर I²R, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ये सब इतना ऐड होता है, याद रखना। और इसमें टाइम अगर लगा दिए यानी सगरो टी लगा दिए तो हो जाएगा H बराबर, ठीक है ना। अगर I² बोल दिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा अथी H बराबर उष्मा बराबर। समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध की कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो क्या होता है, तो अथी प्रतिरोध का संख्या घटेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ने पर घटता है, समांतर क्रम में उल्टा होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, बता चुका। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करता है, चालक के तापमान पर करता है, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, तो ये नहीं पूछ रहा है, तो इस पर निर्भर नहीं करता, बाकी बात तीनों पर निर्भर करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। अगला बोला आर प्रतिरोधक वाले सिरे के बीच विभवांतर भी हो, धारा I बह रहा है, तो ओम के नियम से क्या होगा, तो ओम के नियम से पढ़े हैं V बराबर IR, तो V बराबर I इधर जाएगा तो IR हो जाएगा, यानी C नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला जो है वो क्या है, तो अगला है ये वाला, तो ये वाला उतना इंपॉर्टेंट ना है, तो इसको गोली मारो, ठीक है। 0.3 से इसमें भागा दो, आ जाएगा 100, ठीक है ना, 100 अथी आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट ना है, तो इसको गोली मार दो।
चलो अगला बोल रहा है क्या, 1 कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो 50 हर्ट्ज है, कितना है 50 हर्ट्ज, याद रखना 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अथी धारा अथी पूछेगा, करंट पूछेगा तो 220 होता है, ठीक है। चलो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो यहाँ इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु तंतु टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का प्रतिरोध अधिक होता है, गलनांक भी अधिक होता है, यानी उच्च होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, बता चुके हैं, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। विद्युत शक्ति, शक्ति का समय तक क्या होता है, शक्ति रहेगा, पावर रहेगा तो वाट लगा देगा तो वाट होता है, क्या होता है। ओम जो है प्रतिरोध का सही मात्रक है। वोल्ट जो है विभवांतर यानी विभव का सही मात्रक है। एम्पियर जो है धारा का सही मात्रक है, ठीक है ना, धारा को मापते हैं। अगला, बैटरी में किस प्रकार, बैटरी में होता है दिष्ट धारा, क्या होता है, बैटरी में दिष्ट धारा होता है, ठीक है। और यहाँ बोला 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, बराबर हम पढ़े हैं भी बराबर पढ़े हैं W/Q, तो W/Q, W का सही मात्रक होता है जूल और Q का होता है कूलम, तो 1 जूल/1 कूलम हो जाएगा, तो कहाँ पर है, यहाँ पर है 1 जूल/1 कूलम, यानी बी नंबर सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र क्या है, तो हम पढ़े हैं V बराबर आई आर, ओम के नियम से पढ़े हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर हो जाएगा V/I, तो देखो कहाँ पर है, ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर। ओम जो है प्रतिरोध का, वोल्ट जो है विभव और विभवांतर का, वाट जो है शक्ति का, और आप मीटर का विद्युत परिपथ में, तो आप मीटर को विद्युत परिपथ में सही क्रम में जोड़ते हैं, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। आप मीटर को सही क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। आप वोल्ट के मीटर के द्वारा विभवांतर मापते हैं, जबकि आप मीटर के द्वारा धारा को मापते हैं। अगला, विभवांतर मापने वाला यंत्र, तो वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। निम्नलिखित कौन सा पद पद परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो बता चुके हैं कौन निरूपित नहीं करता, बताना है। तो अभी हम पढ़ाए थे P बराबर, तुम लोग को 4 सूत्र पढ़ाए थे, एगो पढ़ाए थे I²R, एक पढ़ाए थे P बराबर VI, एक पढ़ाए थे P बराबर V²/R, एगो सूत्र अथी परिभाषा पढ़ाए थे P बराबर W/T पढ़ाए थे, तो इसमें ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर निरूपित नहीं कर रहा है। अगला बोल रहा है क्या, आर प्रतिरोध एन समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में होगा तो N/R हो जाएगा, ठीक है, लेकिन R/N पलटी मार के हो जाएगा R/N, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। ये श्रेणी क्रम में रहता तो होता NR, क्या होता NR हो जाता, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, कौन दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है ना। आवेश के उसी को बोलते हैं कि चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध R है, तो प्रवाहित धारा I के बीच संबंध क्या होता है, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I/R होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि I बराबर दिया हुआ है, तो I बराबर हो जाएगा V/R हो जाएगा, तो नहीं दिया हुआ तो R बराबर देखते हैं क्या होता है, तो R बराबर हो जाएगा V/I। चलो तो देखते हैं कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा R बराबर V/I, सी नंबर सही हो जाएगा। 1 कूलम आवेश में कितना प्रोटॉन होता है, तो 1 कूलम आवेश में बता चुके हैं 6.25 इंटू 10 to the power 18 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। यहाँ पर माइनस में है, माइनस में नहीं है, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होता है। टंगस्टन निम्नलिखित किस ताप पर पिघलता है, तो टंगस्टन का तापमान जो उच्च होता है 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना, और लोहा के 1500 लगभग होता है। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, तो अर्धचालक नहीं है तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम अर्धचालक है, लेकिन पारा धातु है, अर्धचालक नहीं है, वो चालक है, ठीक है, याद रखना। प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। वाट जो है शक्ति का है, एम्पियर जो है धारा का है, जूल जो है कार्य ऊर्जा का है। किसी बल्ब में 1 मिनट में इतना कूलम आवेश बताया तो धारा का मान क्या होता है, Q बराबर I/T पढ़ा है, तो I बराबर हो जाएगा Q/T हो जाएगा, तो यानी इसमें जब भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना, तो 2 एम्पियर आ जाएगा, यानी 120 में 1 मिनट यानी 60 सेकंड से भागा देंगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, परिपथ में विद्युत धारा मापते हैं, तो विद्युत धारा को मापते हैं एमीटर के द्वारा, और विभवांतर को मापते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा, याद रखना। तो धारा को एमीटर को सैनिक क्रम में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है किसी बल्ब में इतना वोल्ट है, इतना एम्पियर है, तो बोल रहा है फिलामेंट का प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा V/I, तो V/I करेंगे तो 220 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा डी नंबर सही। किसी उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है, तो एमीटर में धन ऋण होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर में भी धन ऋण होता है, सेल में यानी बैटरी में भी धन ऋण होता है, लेकिन कुंडली में जो है धन ऋण नहीं होता है, ठीक है, याद रखना। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम है, बता चुके हैं। वाट जो है शक्ति का है, वोल्ट जो है विभव और विभवांतर का है, एम्पियर जो है धारा का है। किसी इतना बोला इतना वोल्ट है, इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, तो V/I, यानी 220/1 करेंगे तो 220 से वो आएगा, ठीक है, तो 220 हो जाएगा। अगला 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट बराबर बता चुके हैं 1 जूल/कूलम, तो यहाँ पर 1 नहीं दिया हुआ तो चलो 1 दे देना है, 1 जूल/कूलम। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, याद है, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। आप विभवांतर को मानते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा। अगला, इतना वाट इतना मेन में जो रहता है, तो बल्ब का धारा क्या होगा, तो I बराबर क्या होगा, तो P बराबर हम पढ़े हैं क्या, VI, तो I बराबर हो जाएगा P/V, तो P/V होगा,
तो यानी 100/250 करेंगे तो मेरा आ जाएगा 0.4 एम्पियर। किसी विद्युत परिपथ का अनुमातांक कितना है तो इसको निकालेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसका ये आएगा। तो अभी निकालने का टाइम नहीं है, ऐसे तुम लोग को उसमें निकाल के बता दिए जब डिटेल में पढ़ा रहे थे। इतना के तत्व का प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, तो यहाँ डब्लू दे रहे, शक्ति दे रहे और भी दे रहे हैं, तो पी बराबर क्या होता है वी आई। तो आई बराबर नहीं सॉरी भी पी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि और आर पूछ रहा है, तो तीनों में संबंध किस में होता है, तो हम जानते हैं पी बराबर क्या होता है V² होता है। तो आर निकाल लो तो हो जाएगा पी इधर आएगा तो हो जाएगा V²/R, यानी 220 × 220/100 करेंगे तो आएगा कितना 220 ओम आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है कितना को सैनिक 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को सैनिकरण में जोड़ेगा। सैनिकरण में सीधे जुड़ जाता है तो 20 और 10 30 हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 30। सैनिकरण में तो सीधे जोड़ दो और समांतरकरण में तो पलट के जोड़ो, यानी 1/10 और 1/20 करके। ठीक है ना। लेकिन सैनिकरण में तो सीधे जोड़ दिए। ठीक है। चलो ये सब क्या है, तो ये बोल रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलोम को ले जाने में कितना, तो हो जाएगा V बराबर हो जाएगा क्या, तो यहाँ हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो W बराबर क्या होगा, तो VQ, यानी V कितना है 12 और Q कितना है 2, तो 12×2 = 24 हो जाएगा, यानी B नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो ओम के नियम से हम पढ़े हैं V बराबर क्या पढ़े हैं, IR पढ़े हैं। तो देखो यहाँ V बराबर कहीं IR दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, तो चलो तो हम I बराबर निकालते हैं, तो I बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा V/R। तो V/R कहीं दिया हुआ है, तो V/R यहाँ दिया हुआ है, बी नंबर। 1 ओम 2 ओम प्रतिरोध को सैनिक क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो सैनिक क्रम में तो सीधे जुड़ के हो जाएगा 3 ओम, कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा, और 6 वोल्ट है तो बोरा धारा का मान क्या होगा। तो धारा बराबर अभी देखो V/R होगा तो हो जाएगा मेरा 6/R। आर कितना है 3, तो हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है। अगला ओम के नियम क्या है, तो ओम के नियम बताए थे V बराबर IR, तो ये वाला हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है। विद्युत वाहक बल बोले या विद्युत विभव बोले या विभवांतर बोले, बोल्ट होता है। क्या होता है, बोल्ट होता है, याद रखना। ओम जो है प्रतिरोध का, एम्पियर जो है धारा का, कूलोम जो है आवेश का। 1 मीटर के स्केल में इतना इतना विभाग है तो इसका क्या होगा पूछ रहा है। तो इस पर तो गोली मारो 0.1 आएगा। ठीक है ना, यानी 2 से 20 में भागा देना तो 0.1 आएगा। ओम के नियम से क्या होता है, तो ओम के नियम से होता है क्या, भी ओम के नियम से हम पढ़ाए थे क्या, तो पढ़ाए थे धारा जो होता है बहने वाला विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है, मेरे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। जानते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था। ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किया था, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यही बोले कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। प्रभाव बोले तो बोलेगा ओरस्टेड, लेकिन प्रेरण बोलेगा तो क्या बोलना है, फैराडे। और फैराडे ही किया था जनरेटर का खोज, विद्युत जनित्र का खोज किया था। ठीक है ना। और यहाँ पर ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझाना पड़ेगा, इंग्लिश समझाना पड़ेगा, तो इसका याद रखना, ऊपरी मुखी खाली याद रखो, अभी इतना समझाने का टाइम नहीं है। ठीक है ना। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन यांत्रिक को विद्युत में बदलता है डायनेमो। तो डायनेमो पूछेगा तो ए मारना है, और विद्युत मोटर पूछेगा तो बी मारना है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है कितना होता है, 50 वोल्ट का एसी धारा अथी आवृत्ति का, 220 का एसी धारा होता है। ठीक है ना। तो 220 का एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो 220 वोल्टेज पूछेगा, 220 आवृत्ति पूछेगा 50 का, और ये सी होता है। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती होता है। अगला स्विच लगाया जाता है। स्विच लगाया तो हमेशा किस में, तो गर्म तार में लगाया जाता है। ठीक है ना, गर्म के तरिए में हमेशा लगता है। ठीक है, सैनिक क्रम में लगता है। अगला है बैटरी में किस, तो बैटरी में जानते हैं दिष्ट धारा होता है। क्या होता है, दिष्ट धारा होता है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत को देखो, विद्युत को यांत्रिक में, विद्युत को यांत्रिक में यानी विद्युत मोटर, और यांत्रिक को विद्युत में डायनेमो। ठीक है, याद रखना। अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने का यहाँ युक्ति पूछ रहा है, मापना पूछना न पूछ रहा है, युक्ति युक्ति तो जनित्र कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा को उत्पन्न, जनरेटरबा जो होता है क्या करता है, सो चलाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है, तो जनित्र यानी जनरेटर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अगला है विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर काम करता था। विद्युत फ्यूज क्या होता था, जब करंट वगैरह आता था गल जाता है, यानी यानी ये उष्मीय प्रभाव पर काम करता है, उसमें पाके गल जाता है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्या है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है, तो बता चुके हैं विद्युत फ्यूज धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तांबे के तार को आटाखल कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी किया जाता है तो क्या होता है, तो बोल रहा है यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर बोल रहा है पहली धारा दिशा में कितने पश्चात परिवर्तन होता है, चौथाई, इसको हटाओ। अगला है किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन का कार्य करता है। तो किस युक्ति में बोल रहा है कि, तो विद्युत मोटर बम जो है उसमें विभक्त वलय होता है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय होता है। यह एसी जनरेटर में क्या होता है, एसी जनित्र में होता है पूर्ण वलय होता है। तो यहाँ पर विभक्त वलय पूछा तो विद्युत मोटर हो जाएगा। अगला है अतिभारण के समय परिपथ में क्या था, अतिभारण पूछे यानी ओवरलोडिंग पूछे, या लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट पूछे, दोनों के समय क्या होता है, धारा का मान बहुत अधिक परिपथ में बढ़ जाता है, दोनों का समय याद रखना। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण है। विभक्त वलय पूछ रहा है, विभक्त वलय पूछ रहा है तो क्या होगा, विद्युत मोटर में। पूर्ण वलय पूछता है तो होता है जनित्र में। ठीक है ना, 80 में खासकर। फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ तर्जनी किसका संकेत करती है, तो बोल रहा है बाएं हाथ जो है
का तर्जनी जो है हमेशा, तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को दिखाता है, याद रखना। तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, और अंगूठा जो है धारा के बथी, अंगूठा जो है बल की दिशा को हमेशा दिखाता है, और मध्यमा जो है धारा की दिशा को दिखाता है। तो इसका हो जाएगा बी नंबर सही, ठीक है, याद रखना। अगला बोला किसी प्रोटॉन को निम्नलिखित किस गुण के कारण किस चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो जो है उसका चाल परिवर्तन नहीं होता है। बोल रहा है क्या, किसी प्रोटॉन को गुण किस चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं किया जाता, चाल को परिवर्तित नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये सब उतना। चलो अगला, किसी विद्युत धारावाही चालक के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सहायक है। तो यहाँ पर सब है, सब नियम, ये है मैक्सवेल का दक्षिण अंगूठा हस्त नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का हस्त नियम, ये सब होता है, ठीक है ना। तो सब हो जाएगा। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लघुपतन के समय क्या होता है, तो बता चुके हैं। लघुपतन और ओवरलोडिंग यानी अतिभारण के समय हमेशा क्या होता है, तो बहुत अधिक धारा बढ़ जाता है। घौरी परिपथ उदासीन तार जो होता है, उदासीन तार कैसा होता है, काला होता है, ठीक है ना। उदासीन तार काला होता है, और गर्म तार जो है वो लाल होता है, ठीक है, याद रखना। और जो भू अर्थिंग वाला तरिया होता है। चलो अगला, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय छत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो अंदर पूछेगा तो दक्षिण से उत्तर, और बाहर पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण। तो अंदर पूछ रहा है तो दक्षिण से उत्तर होगा, यानी ध्रुव। तो यहाँ पर हो जाएगा अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, अंदर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर होगा दक्षिण कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, बी नंबर होगा। हाँ, अगर बाहर पूछता तो ए होता है, गलत दिया हुआ है तो बी हो जाएगा, ठीक है। किसी विद्युत धारावाही सिरे लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सिरों की ओर जाने पर घटता है, क्या होता है, सिरा की ओर जाएगा तो घटेगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, तो फैराडे ने किया, बता चुके हैं। विद्युत जनित्र का खोज यही, यानी जनरेटर का खोज यही किया था। निम्नलिखित में कौन सा पद परिपथ में विद्युत परिपथ शक्ति को इंडिकेट करता है। शक्ति बराबर चार सूत्र पढ़ाए थे, एगो पढ़ाए थे पी बराबर आई स्क्वायर आर, एगो पी बराबर भी आई, एगो पी बराबर भी स्क्वायर आर, एगो पी बराबर डब्ल्यू बटा टी। तो कौन नहीं है पूछ रहा था, ये नहीं है, बी नंबर नहीं है। डायनोमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है, कैसे बदलता है, विद्युत में बदल देता है। घरों में विद्युत परिपथ से दुर्घटना किसके कारण होती है, तो दुर्घटना जो होती है वो तो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, यानी बी नंबर, यानी लघुपतन के कारण हो जाता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक बना किससे बनाया जाता है, तो विद्युत चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का, और अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात से, याद रखना, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनेमो में कैसे धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो से हमें प्रत्यावर्ती और डीसी यानी एसी और डीसी दोनों प्राप्त होता है। इसलिए दो तरह के जनरेटर बनाते हैं, एक एसी जनरेटर, एक डीसी जनरेटर। 1 किलोवाट घंटा, और अब बता चुका है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, और इसी को एक यूनिट बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं कि ऊर्जा का सही मात्रक है। अगला है, ये सब हल करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो 4 एम्पियर इसको निकाल लेना, इससे इसमें भगा देंगे 4 आएगा, ठीक है ना। ओम है, आर के मान है, भी के मान है, तो आई बराबर पूछा तो आई बराबर हो जाएगा भी बटा आर, तो भगा देंगे तो 4 आ जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने में प्रयुक्त क्या था, तो नरम लोहा के बता चुके हैं। विद्युत चुंबक बनाना है तो नरम लोहा को, अस्थायी बनाना है तो इस्पात का। तो विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत था, तो विद्युत जनित्र क्या करता है, तो विद्युत जनित्र जो है ये विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, इसका खोज फैराडे ने किया था। तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है विद्युत जनित्र, ठीक है। बीडी घंटी, बोला बिजली घंटी विधारा किस, तो बिजली घंटी को टन 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 करता है, तो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, ठीक है ना, अपने अपने टन 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 करने लगता है। अगला बोल रहा है कि एसी और डीसी जनित्र में मूलभूत अंतर क्या है। तो मूलभूत जो अंतर है, एसी जनित्र में क्या होता है, सल्पी वलय होता है, यानी पूर्ण वलय होता है, ठीक है ना। और डीसी जनित्र में क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है, यानी हाफ जनित्र होता है, ठीक है, यानी मेन अंतर हो गया, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किससे लंबे धारावाही तारक के निकट चुंबकीय क्षेत्र सही वर्णन करता है। तो इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होती है। चलो ये सब हटाओ, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए कौन सा बोरा मौसम ठीक रहेगा। तो सिंपल बात है, बादलों वाले दिन मौसम ठीक नहीं रहेगा, ठीक नहीं पूछ रहा, तो बादल वाला दिन में धूपे नहीं आएगा, तो बादल वाला दिन ठीक नहीं रहेगा। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है वो है सूर्य, क्या है, सूर्य से ही ऊर्जा मिलता है। सूर्य से पेड़ पौधा के, पेड़ पौधा से फिर शाकाहारी को, शाकाहारी से फिर मांसाहारी को। निम्नलिखित किस धातु में सोलर सेल बना होता है, सोलर सेल होता है बना सिलिकॉन के, कैसा होता है, सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। तो नाभिकीय जो है सूर्य ऊर्जा का व्युत्पन्न है, बाकी बारी सब सूर्य पर आधारित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब हो जाएगा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम से कम, यानी ए नंबर से होना चाहिए। सोलर सेल में उपयोग होता है, सोलर सेल में उपयोग होता है किसका, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है, जो है क्या धातु है। अगला क्या है, अगला मेरा जो इंपॉर्टेंट है वो है ऊर्जा का व्यापारिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का जो व्यापारिक स्रोत है वो क्या है, तो ऊर्जा का व्यापारिक स्रोत है कोयला, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस व्यापारिक है, यानी वो नवीकरणीय है, बाकी बार ये तीनों क्या है, नवीकरणीय है, ठीक है ना। अगला जिसको गैर परंपरागत बोलते हैं। निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत, कौन सा ऊर्जा का स्रोत, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो बायोमास जो है उत्तम है, बाकी ये सब ये तीनों से प्रदूषण होता है, ठीक है ना। तो बायोमास उत्तम हो जाएगा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा, परंपरागत बोले तो और नवीकरणीय है, तो यहाँ पर हो जाएगा और नवीकरणीय
स्रोत है, तो यहाँ ओ नवीकरणीय हो जाएगा कौन, तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। ए नंबर जो दिया हुआ गलत, ये सभी गैर परंपरागत है यानी नवीकरणीय है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा है, तो स्वच्छ ऊर्जा कौन हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा जो प्रदूषण नहीं फैलाता यानी यहाँ प्राकृतिक गैस हो जाएगा, कोई प्राकृतिक गैस कम प्रदूषण फैलाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या, अगला है, इनमें से कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम जानते हैं कि एथेनॉल जो होता है, जो दारू होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है ना। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय को ही बोलते हैं गैर परंपरागत है, यहाँ हो जाएगा जैव मात्रा नवीकरणीय, बाकी बात ये दोनों क्या है, वो नवीकरणीय यानी परंपरागत है। नरोला कहाँ पर है, तो नरोला मेरा जो है ये है कहाँ पर, तो नरोला परमाणु संयंत्र, नरोला परमाणु संयंत्र है उत्तर प्रदेश में, यहाँ गलत दे दिया है, महाराष्ट्र गलत दिया हुआ, नरोला उत्तर प्रदेश में है, मथुरा भी उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्या है, जल, और ये जो अपना जो है क्या बोलता है, अपना जो ये है बरौनी जो है बिहार में है। अगला, जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा उत्पाद, जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो कौन करता है, तो उसमें करता है जल विद्युत संयंत्र जो है, ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सरल कुकर में तो बता चुके हैं, सरल कुकर में जो होता है अवतल दर्पण का यूज होता है, गलत दिया हुआ, अवतल दर्पण का यूज होता है, बहुत गलत दिया हुआ, लेकिन सुधार के बता रहे हैं। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, ऊर्जा का मात्रा जूल होता है, और इनमें से किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो मतलब जल होता है, ठीक है ना। इनमें से किसका उपयोग खाना बनाने वाला ईंधन में होता है, तो एलपीजी का उपयोग करते हैं ईंधन में। यहाँ सीएनजी दे दिया, सीएनजी का करते हैं गाड़ी में वाहन के रूप में, ठीक है ना, तो ईंधन में होगा एलपीजी हो जाएगा। अगला, हमारे आकाश गंगा का आकार कैसे सर्पिला काल है हमारे, तो सर्पिला काल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, तो अगला मेरा नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कौन, तो होता है कैडमियम का छल होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 होता है। जीवाश्म ईंधन के लिए जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो वास्तविक स्रोत हो क्या, तो इनमें से जीवाश्म ईंधन जो होता है वो होता है क्या, तो जीवाश्म ईंधन कोयला होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, तो ये सब नहीं दिया गया, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा का के लिए आवश्यक क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा के यूरेनियम, रेडियम, क्रोमियम ये सब आवश्यक है, यहाँ यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं, जैव मात्रा यानी नवीकरणीय कौन नहीं है, तो यहाँ ध्यान दो, यानी जो जीव जंतु के द्वारा प्राप्त होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा जीव जंतु के द्वारा प्राप्त नहीं होता, तो सी नंबर हो जाएगा। लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये सब जीव जंतु के द्वारा बनता है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है, नवीकरणीय जैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय, बाकी वाले तीनों और नवीकरणीय पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, इसको परंपरागत ही बोलते हैं, और नवीकरणीय को गैर परंपरागत बोलते हैं। अगला है पृथ्वी से प्रकृति से पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है, बता चुके हैं। अगला, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, यानी जो कौन है जो पेड़ पौधा से प्राप्त नहीं होता, जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता, तो नाभिकीय ऊर्जा पेड़ पौधा से प्राप्त नहीं होता है, यानी सी नंबर, ये तीनों जो है ये है जैव मात्रा वाला, बाकी सी नंबर नाभिकीय ऊर्जा जो है ये पेड़ पौधा से यानी जीव जंतु से प्राप्त नहीं होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे नाभिकीय ना है, फिर यही हो जाएगा, ठीक है ना। बायो बोले तो वही जीव जंतु पेड़ पौधा से जो प्राप्त होता है उसे बायोगैस बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं क्या है। अगला पहुंचता है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी करेंगे, उससे समाप्त हो जाएगा, उसको तुम लोग 2 नंबर पसंदिया हम करवा चुके हैं, वो देख लेना इसके बाद जस्ट, ठीक है। ज़्यादा टाइम पे नहीं पार करना ऑब्जेक्टिव के चक्कर में तुम लोग, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक तो यहाँ देख लो, बाकी वह और सब चैनल पर लाइव करता है, तो सब नहीं देखते रहना है, ठीक है। अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला को क्या कहते हैं, भाग लेने वाले को अभिकारक कहते हैं, और जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं यानी उत्पाद कहते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का वृद्धि उपचयन, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का वृद्धि होना उपचयन यानी ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का घटना अपचयन यानी अपकरण कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना, हिंदी नाम भी याद रखना। बोल रहा है कौन सा अभिक्रिया है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, तो देखो यहाँ पर ये दोनों मिल के बराबर बन रहा है, तो उसको बोलते हैं संयोजन, यानी संयोग हो रहा है तो संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है, ये बोल रहा है क्या, बोल रहा है ये कैसा अथी कैसा अभिक्रिया है बताना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ के द्वारा सी क्या हुआ, भाग गया, देखो यहाँ पर एफ इसके जहाँ पर बैठ गया, सी भाग गया, तो एक का विस्थापन हुआ, तो एकल विस्थापन है, तो एकल विस्थापन नहीं लिखा हुआ तो विस्थापन मार देंगे, ठीक है ना। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का टूटना यानी उसको बोलते हैं अपकरण, अपकरण को बोलते हैं अपचयन, याद रखना, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा अपचयन। अगला बोल रहा है क्या, एक्स एक वायु को परिस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो एक्स क्या है, तो बताना है, तो कॉपर है, क्या है, कॉपर काला हो जाता है। नीचे दिए गए अभिक्रिया में कथन सहित थे, बताना है कौन कथन सहित थे, तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा कथन सहित थे, तो यहाँ पर ध्यान दो, तो बोल रहा है क्या, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्बन में ऑक्सीजन है, तो कार्बन के पास ऑक्सीजन जुटा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुटा है, तो कार्बन का हुआ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को बोलते हैं उपचयन, क्या बोलते हो, तो उपचयित हो रहा है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है,
अगला बोल रहा है कि कैसा अभिक्रिया ये है बताओ। तो यहाँ देखो सोडियम इसके जगह पर और बेरिलियम इसके जगह पर आ गया, दोनों अपना स्थान अगला बदल के लिए दोनों क्या तो द्विविस्थापन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सी नंबर सही। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो कैसा होता है, तो चमकीला एवं उजला होता है ना, जलेगा एकदम चमकीला उजला ना, पूरा लाइट करेगा, ठीक है। अगला क्या है, बोल रहा है कैसा अभिक्रिया है। तो यहाँ देखो जय ढंग से सी यू भाग गया है, तो सी यू भाग गया तो एगो भागा तो हो गया क्या, एकल विस्थापन, तो यहाँ विस्थापन बोलेंगे, एकल ने लिखा हुआ, तो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्या है, अगला बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कैसा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किसका अपचयन हो रहा है। अपचयन बोलेंगे तो अपचयन मतलब क्या होता है, अपचयन मतलब होता है क्या, तो अपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का टूटना, हाइड्रोजन का जुटना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कॉपर से टूट गया है, तो कॉपर बेचारा यहाँ अकेला रह गया, तो कॉपर का अपचयन हो रहा है, अपचयन बोले तो अपकरण हो रहा है, ठीक है ना। अगला साग सब्जियों को विघटित करने पर क्या होता है। तो अभिक्रिया जो होता है, कसा सब्जी जो सड़ेगा गलेगा तो क्या देखता है, देखना उससे क्या निकलता है, उससे गर्मी निकलता है, तो गर्मी निकलना को बोलते हैं उष्मा छेपी, ठीक है। तो उष्मा बनेगा तो उष्मा छेपी, और उष्मा का जो सोख लेगा तो उष्मा शोषी होगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। उपचयन हुआ प्रक्रिया, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना तो ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का टूटना भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी सभी हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का टूटना यानी वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, सभी होता है क्या, सभी होता है मेरा उपचयन यानी ऑक्सीकरण। यहाँ बोल रहा है कि कैसा अभिक्रिया है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ कॉपर जो है यहाँ पर अलग हो गया, अलग हो गया यानी विस्थापन हो गया, तो विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया, श्वसन में क्या होता है, हम लोग श्वास लेते हैं तो जो हवा छोड़ते हैं वो गर्म निकलता है, गर्म निकलता है यानी उष्मा मुक्त हुआ, तो उष्मा मुक्त हुआ तो उष्मा छेपी हो जाएगा। चलो अगला क्या है, अगला है ये वाला, यहाँ बोल रहा है कैसा अभिक्रिया है। तो कैसा अभिक्रिया, तो यहाँ एक बड़ा पदार्थ था, दो भाग में टूट गया, टूट गया यानी छोटा छोटा भाग में बट गया, टूटना को बोलता है अपघटन, या उसी को बोलते हैं विघटन, ठीक है ना। तो यहाँ पर या उसी को बोलते हैं वियोजन। तो यहाँ पर ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर किस किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो यहाँ देख रहे हो ऑक्सीजन जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का जुटना बोलते हैं ऑक्सीकरण, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, या उसी को हिंदी में बोलते हैं उपचयन, ठीक है ना। अगला निम्न में से कौन अवकारक है बताना है। तो अवकारक कौन है ये बताना है। तो अवकारक किसमें, देखो अवकारक पहचानने का सिंपल नियम बता रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन ना होगा अवकारक होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ना है तो अवकारक है, ठीक है। H2 जो मेरा है ये क्या है, तो H2 को ये तो अपवाद है, तो H2 मेरा ऑक्सीकारक है, लेकिन याद रखना है इसमें ऑक्सीजन है तो अपकारक नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है तो अपकारक नहीं है, इसमें ऑक्सीजन है तो अपकारक है, ठीक है ना। ऑक्सीजन होगा तो हो जाता है ऑक्सीकारक, ठीक है। अगला बोल रहा है कि ऑक्सीकारक कौन है, तो ऑक्सीजन मेरा ऑक्सीकारक है, ये दोनों होता है, और ये मेरा क्या होता है, ये भी लगभग दोनों नियम पालन करता है। और याद रखना ये क्या है मेरा, ये अवकारक है, ये मेरा क्या ऑक्सीकारक है। सभी धातु अवकारक होता है, सभी अधातु ऑक्सीकारक होता है। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन का संयोग नहीं करता है। तो ऑक्सीजन से संयोग कौन नहीं करेगा, जिसका मतलब जिसका अभिक्रियाशील बहुत कम होगा। तो हम जानते हैं सोना जो है काफ़ी नीचे आता है, सोना नहीं करेगा, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इनमें से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रो को गर्म करने पर प्राप्त होगा। तो लेड नाइट्रो को गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, NO2 और O2 प्राप्त होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोला कौन अभिक्रिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एल्युमिनियम लोहा को भगा दिया गया है, तो विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, एकल विस्थापन हुआ है, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षार लवण से धोबिया सोडा, धोबिया सोडा बोले तो धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, और जल का 10 अणु यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक क्षार हो जाएगा, 7 उदासीन हो जाएगा, ठीक है। टालटेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, टालटेलिक अम्ल जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर, सिरका में पाया जाता है, ठीक है। सिरका में टालटेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टालटेरिक जो अम्ल जो है इमली 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 में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। अगला गलत दिया हुआ है, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट के साथ टूथपेस्ट जो है वो क्षारीय होता है, ठीक है ना। यानी इसका pH मान 7 से अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है। तो नमक देखो ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, भस्म है, ये क्या है, लवण है, और ये क्या है, OH लगल है तो भस्म है, ठीक है ना। रासायनिक सूत्र है जिप्सम का, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CSO4 × 2H2O। और जिप्सम को सावधानीपूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का सूत्र हो गया CSO4 × 2H2O हो गया, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनाना फिक्स है। अगला बोला मधुमक्खी का डंक जब मारता है तो कौन दर्द क्यों होता है, क्योंकि हमको जो शरीर में वो देता है क्या, फॉर्मिक अम्ल दे, फॉर्मिक को ही बोलते हैं मेथोनोइक अम्ल, ठीक है ना। ए नंबर हो जाएगा। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। संगमरमर बोले या खड़िया बोले या चोक बोले, ठीक है ना, या चूना पत्थर बोले, सबका होता है CaCO3 होता है। अगला है हमारा शरीर का pH मान का प्रास कितना होता है। हमारा शरीर का जो pH मान होता है वो होता है, जल का pH मान 7 और खून का pH मान 7.4 होता है, तो दोनों के बीच में, ठीक है ना, बी नंबर सही हो जाएगा। जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। जल उदासीन होता है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो NO2CO3 के साथ जल का 10 अणु होता है, तो जल का 10 अणु यहाँ पर है, जिसको धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगला कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया, लाल को नीला किया, ठीक है ना, तो लाल को नीला करने वाला को क्षार बोलते हैं, तो क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, यानी 10 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखो याद रखना, ओ नीला ट्रिक बता रहे हैं, ओ नीला यानी ओ से अम्ल, नो से नीला, ला से लाल, यानी अम्ल जो है नीला को लाल करता है,
ठीक है। और तो क्षार क्या करेगा, लाल को नीला करेगा और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या बोल रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड का परत खुद चढ़ जाना क्या कहलाता है, तो उसको कहलाते हैं एनोडीकरण। ठीक है ना। जब लिटमस पत्र विलयन नो तो अम्लीय हो नो क्षारीय हो तब उसे क्या बोलते हैं, तो उसे तो तब इस विलयन का रंग होता है ना तो अम्लीय है ना क्षारीय है लिटमस पत्र, तो होगा बैंगनी। क्या होगा, बैंगनी। चलो अगला देख लेते हैं। जब CO2 गैस के पानी में घोला है तब उसका विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो CO2 गैस को जब पानी में घोलेंगे तो हम जानते हैं कि CO2 घोलने पर वो अम्लीय कर देगा, नहीं उसका पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। और धातु ऑक्साइड रहेगा तो हो जाता है क्षारीय निषाद से अधिक। विरंजन चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना CaOCl2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl/Cl। विरंजन चूना, विरंजन चूर्ण कैसे बनता है, जब शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है विरंजन चूर्ण। अगला है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में क्या है, तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन में कौन सा अवलोकन सहित है, तो इसका सिरका जैसा गंध आता है। एसिटिक अम्ल सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल से आएगा सिरका से। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है। अगला बोल रहा है क्या, एक्वाडेजिया, एक्वाडेजिया को ही बोलते हैं रॉयल जल, या इसी को बोलते हैं अम्ल राज। तो अम्ल राज में HCl और HNO3 कितना होता है, तो देखो 3 इधर भेज दो और 1 इधर चल जाएगा, तो 3:1, यानी 3 भाग HCl होता है, 1 भाग एच HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला बोल रहा है कि कोई बिलियन लीटर पत्र को नीला को लाल कर रहा है, नीला को लाल कर रहा है, तो ओ नीला को लाल कर रहा है तो अम्ल होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा यानी 6 होगा। ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है, तो ऑक्जेलिक हमको कहाँ मिलता है, टमाटर में मिलता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है ना। चाय में मिलता है टैनिक अम्ल, दूध में मिलता है लैक्टिक अम्ल, इमली में मिलता है टाल्टेरिक अम्ल, सिलिका में मिलता है एसिटिक अम्ल। ये सब याद रखना। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला है क्या, अगला है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। देखो बुझा हुआ चूना बोलेगा तो COH का होल 2 होगा। ठीक है ना। तो COH का होल 2, लेकिन बिना बुझा हुआ पूछेगा तो CaO बोलना है। ठीक है। लवण NO2CO3 के जलीय विलयन, तो NO2CO3 जो होता है ये क्षारीय होता है, क्षारीय का क्या होगा, 7 से अधिक हो जाएगा। बी नंबर। निम्नलिखित किस विलयन का उपयोग दीवार का सफेदी में किस करते हैं, तो दीवार की सफेदी हम करेंगे चूना जल का, यानी CaOH का होल 2, यानी बिना बुझा हुआ चूना का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। अगला जो है, किसी रासायनिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्राप्त होता है, तो विरंजक चूर्ण को 120 डिग्री पूर्व सावधानी विरंजक चूर्ण बोल दिए। जिप्सम को सावधानी पूर्वक 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या बनता है, तो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना क्या होता है, CaSO4 × H2O होता है, याद रखना। ठीक है ना। अगला जो है क्या है, अगला जो इम्पोर्टेंट है, चलो ये हटाओ। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। साधारण नमक का क्या होता है, तो NaCl होता है। दुर्बल अम्ल कौन है, तो दुर्बल अम्ल देखो 3 गो प्रबल अम्ल है, याद कर लो। एक तो HCl और एक HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल HNO3, और एक तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में पाया जाता है। ये तीनों प्रबल अम्ल है, बाकी बार ये तीनों के अलावा कुछ भी रहेगा तो दुर्बल अम्ल मार देना है। तो यहाँ देखो ये वाला प्रबल हो गया, और ये एसिटिक अम्ल है जो दुर्बल अम्ल है जो सिरका में पाया जाता है। निम्नलिखित प्रबल अम्ल कौन है, तो बता चुके हैं ये तीनों प्रबल अम्ल है, यानी सभी सही हो जाएगा। ठीक है ना। विद्युत अवतरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, तो माइनस जाएगा प्लस पर, प्लस होता है एनोड, क्या होता है एनोड, तो एनोड पर मुक्त होगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है प्लस, फेरस सल्फर को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हरा, क्या बोलते हैं हरा कशिश, यानी हरा होता है। ठीक है ना। सूत्र होता है FeSO4 × 7H2O। अम्लीय ऑक्साइड का विलयन कितना होता है, क्या होता है, अम्लीयन का होता है 7 से कम, कितना होता है 7 से कम। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, क्षारीय का 7 से अधिक होगा, उदासीन का 7 के बराबर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है मेरा, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, याद रखना। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन लवण है, तो NaCl लवण है, ये मेरा अम्ल है, ये दोनों OH लगल है तो क्षार है यानी भस्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट हुआ है निम्नलिखित में पीएच का मान क्षारक विलयन का मान होता है। क्षार का होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक खरी ये वाला है तो क्षार है, ये दोनों 7 से कम है तो अम्ल है, ये उदासीन है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र जो होता है वो होता है खाने वाला सोडा को ही बेकिंग पाउडर बोलते हैं, यानी NaHCO3 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4 होगा, जो बैटरी का पानी के रूप में यूज करते हैं। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा आणविक यौगिक है, तो आणविक यौगिक कौन है, तो आणविक यौगिक उसको बोलेंगे इसमें धातु और धातु से मिलकर बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, यानी C नंबर सही हो जाएगा। बाकी बार ये दोनों में अधातु है, दोनों अधातु है, दोनों अधातु, तो ये मेरा क्या है, तो ये मेरा है सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है ना। अगला है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने से घोर का रंग परिवर्तन कैसे होता है, तो हरा हो जाएगा। चलो ये इतना इंपॉर्टेंट, नीलात होता है, ये इंपॉर्टेंट, नीलात होता क्या होता है, तो नीलात होता सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। तो देखो CuSO4 × 5
H2O, इसी को नीला तोता बोलते हैं या नीला कशिश बोलते हैं या नीला तुतिया बोलते हैं, ठीक है ना। और याद रखना, और खाने वाला सोडा अति धोने वाला सोडा होता है Na2CO3 इंटू जल का 10 अणु। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, Na2CO3, यानी ए नंबर सही, इसी को बोलते हैं धोबिया सोडा, जिसमें जल का 10 अणु पाया जाता है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा NaSCO3, ठीक है ना। अगला क्या है, इनमें से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, जिसका पीएच मान सबसे 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर, यानी pH 1 सबसे ज़्यादा अम्लीय, और यहाँ pH 10 सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। सिरका जो अचार बनाने में उपयोग किया जाता है निम्नलिखित में क्या सही है, तो सिरका जो होता है वो क्या होता है, इसका हो जाएगा क्या, यहाँ गलत दिया हुआ है, इसका होगा 5 से 10%, यानी 4% लगभग होता है, तो 5 से 10 मार देना। निम्नलिखित में कौन सा विजातीय यौगिक है, विजातीय बोले तो सब मतलब बिल्कुल अलग है, तो सुना का सूत्र क्या था, CaCO3, खलिया का CaCO3, संगमरमर का CaCO3, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो इसका डी नंबर अलग हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में धारा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोक्साइड बनता है, तो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं करोलो क्षार अभिक्रिया। हटाओ, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं था। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है, आगे धातु ऑक्साइड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। धातु ऑक्साइड क्या होता है, धातु ऑक्साइड क्षारीय होता है, कैसे याद रखना, ओ से अधातु, तो ओ अधातु का ऑक्साइड अम्लीय है, तो ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, धातु ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है ना, याद रखना। HCl क्या है, तो अम्ल है, तो इसका pH मान 7 से कम होगा, यानी इसका लगभग 0 के बराबर होता है, ठीक है। चलो अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कौन अम्ल है, तो अम्ल कौन होता है, तो धातु ऑक्साइड अम्ल होता है। देखो तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा अम्ल है, ठीक है ना, ये लवण है, ये भस्म है, ये धातु ऑक्साइड है, तो ये मेरा क्षार है, ठीक है ना। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है ना। अगला है उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण कहलाते हैं, तो उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण को साबुन बनता है, क्या बनता है, साबुन बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट शुरू होने जा रहा है, धातु धातु से। किसी धातु को चाकू से सरलता से काटा जाता है, तो यहाँ तो सोडियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकते हैं, और सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, याद रखना। सोडियम का परमाणु संख्या कितना था, सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, ठीक है, याद रखना। सिलिकॉन का 14 होता है, ठीक है, याद रखना ये सब। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलते थे, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो बोलता है हाइड्रोजन गैस, क्या बनता है, हाइड्रोजन, तो इसका हो जाएगा H2 हो जाएगा। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे, तो जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ा लो, जिसको जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगला निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है, भारी धातु पूछ रहा है, तो भारी धातु यहाँ पर देखेंगे तो सीजियम होगा, ठीक है ना। डी जो दिया हुआ गलत दिया हुआ, तो सबसे भारी धातु सीजियम है, और सबसे हल्का धातु लिथियम है, ठीक है ना, धातु बोल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कम अभिक्रियाशील धातु है, तो सबसे कम कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा नीचे होगा, तो हम जानते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम, क्या होता है, तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा। जिंक के बाद क्या बोले हैं, लोहा, तो लोहा हो जाएगा, क्योंकि ये सब ऊपर में आ गया, तो यहाँ आ जाएगा लोहा। अगर सोना चांदी रहता तो सोना होता, ठीक है ना। अब प्लेटिनम सोना से भी कम। अगला क्या है, साधारण ताप पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है, तो फास्फोरस का जो होता है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होगा, तो P3 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है मतलब संयोजकता 3 होता है, ठीक है ना। अगला है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु होता है लोहा, क्रोमियम, स्टील मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु हो जाएगा लोहा का, ठीक है ना। स्टील जो बनता है किससे बनता है, लोहा का बनता है, यहाँ डी दिया है, गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। और लोहा में जब मिलाते हैं क्या, तो मिला देता है कार्बन, ठीक है ना, क्रोमियम, निकेल, तब बन जाता है, ठीक है। अगला है पीतल। अगला क्या है, पीतल, तो पीतल का ट्रिक बता चुके हैं। पीतल का क्या होता है, तो होता है पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, तो मिल के बनाते हैं, ये है मेरा मिश्र धातु। क्या है, कौन सबसे अच्छा चालक है, तो जानते हैं कि चांदी जो है सबसे अच्छा चालक है, चांदी को बोलते हैं Ag, क्या बोलते हैं, Ag, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला बोला वायुमंडल में CO2 गैस कितना है, तो 0.03%, यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और यह ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने हुए इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान से जो बनेगा उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी बोलते हैं, ठीक है ना। वैद्युत संयोजी या इसी को बोलते हैं आयनिक, ठीक है। तो बी नंबर हो जाएगा, ए नंबर गलत है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के साझा होगा तब ससंयोजी होगा। सिलिका क्या है, तो सिलिका बता चुके हैं, सिलिका मेरा क्या है, तो सिलिका मेरा ओ धातु है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित करेंगे तो Fe3O4 बनता है। अगला शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है, याद रखना। और शुद्ध सोना से गहना नहीं बनाया जा सकता है, गहना बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु, तो हाइड्रोजन H2O, तो 2, और ऑक्सीजन कितना है, कुछ ना है, तो 1 है, तो 2:1, यानी बी नंबर सही। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिंक से अभिक्रिया करेगा
तो कौन सा उत्पाद बनेगा ये पूछ रहा है। तो बन जाएगा जिंक जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक सब अभिक्रिया करेगा तो जिंक जब अभिक्रिया करेगा तो ये वाला बनेगा, क्योंकि ये उभयधर्मी होता है, ठीक है ना, यानी डी नंबर हो जाएगा। इन्हीं में से आयनिक था, आयनिक यौगिक कौन है, तो आयनिक यौगिक पहचाने का सिंपल नियम है जिसमें धातु और धातु दोनों हो। तो इसमें देखो धातु और धातु दोनों है, पोटेशियम धातु है, क्लोरीन धातु है, तो आयनिक है, ठीक है ना। बाकी बात इसमें धातु है, इसमें खलिया धातु है, इसमें खलिया धातु है, तो ये मेरा सह संयोजक यौगिक है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, तो जानते हैं ग्रेफाइट जो एकमात्र धातु ये विद्युत का सुचालक है। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घूमता है, तो एल्युमिनियम अथी सोना जो है ये सिर्फ अम्लराज में घूमता है। अम्लराज किसका मिश्रण है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल HCl तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसमें HCl 3 वो होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होता है। अगला क्या है, अगला है बॉक्साइट की धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखना है। और बॉक्साइट का जो सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, Al2O3 × 2H2O। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केरोसिन में डुबाकर किसको रखता है, तो केरोसिन में डुबाकर सोडियम को रखते हैं और पानी में फास्फोरस को, ठीक है ना। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, तो यह यौगिक जल में विलय है। यह तथ्य क्या हो सकता है, तो ये होगा कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। जल में विलय है तो कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है ना। और बोरा ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो उच्च धातु बनाया, तो यह होगा कैल्शियम। सीसा और टीन का मिश्र धातु, सीसा और टीन मिलता है तो क्या बनता है, तो बनता है गन मेटल, ठीक है ना। सीसा और टीन मिलता है तो गन मेटल बनता है और फ्यूज भी बनता है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा चाकू से काटा जाता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन सोडियम नहीं दिया हुआ है तो लिथियम मार दो, ठीक है ना। लिथियम और सोडियम दोनों मुलायम में होता है, तो सोडियम नहीं आया तो लिथियम मारो। इनमें में से कौन सा अधातु है, तो धातु कौन है, तो देख लो यहाँ पर कार्बन मेरा अधातु है, बाकी बात लोहा एल्युमिनियम और सोना सब क्या है, सब धातु है, ठीक है। लोहा को जिंक से लेपित करना क्या कहलाता है, तो जिंक से लेपित करना गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण यानी जस्तीकरण कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सूत्र है वो क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। और चीनी का C12H22O11, और ये जो है बेंजीन का है, ठीक है ना। ये जो है इथेनॉल का है, इथेनॉल। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो इथेन को लिखेंगे तो 2 कार्बन लिखेंगे और एन लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड होगा, और फिर इधर पट्टी तीन 3 गो हाइड्रोजन लटक जाएगा, तो कितना हुआ, 3 गो यहाँ पर, 3 गो यहाँ पर, 6 गो और 1 गो यहाँ पर, 7 गो, तो कितना हो रहा है, 7 आबंध हो रहा है, ठीक है ना। ये सब लिखने जानना है, ठीक है ना, कैसे लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, अगला इथेन में कितने, तो देख लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो होता है COOH होता है, जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें याद रखना जो बता रहे हैं, CHO जो है ये मेरा एल्डिहाइड है, CO जो मेरा है ये कीटोन है, NH2 जो है एमीन है, और ये मेरा अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एथोनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है, एथोनॉल में होता है ओल लगा हुआ है, तो ओल में होता है OH, OH बोले तो अल्कोहल, तो यहाँ OH हो जाएगा। COOH क्या है, तो ये अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। CHO क्या है, एल्डिहाइड है, CO क्या है, कीटोन है। कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का 6 होता है, ठीक है ना। असंयोजकता 4 होता है, ठीक है। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रि आबंध हो, 3 बॉन्ड पाया जाए, तो 3 बॉन्ड के अंत में लगा रहता है आइन, क्या लगा रहता है, आइन लगा हुआ था, तो आइन खोलो किस में लगा हुआ, तो इसमें लगा हुआ आइन, तो हो जाएगा एल्काइन, क्या हो जाएगा, एल्काइन। और एल्किन यानी इन लगा रहेगा तो होगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और एल्केन का एन लगा रहता होगा तो होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलो अगला, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या कितना होता है, कार्बन की संख्या 4 होता है, बता चुके हैं। अल्कोहल का क्या होता है, अल्कोहल का होता है OH, तो OH यहाँ पर है, ये मेरा अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये मेरा क्या है, तो ये मेरा ईथर है, दोनों साइड रहेगा, तो ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्या है, समान ब्यूटेन का संरचना सूत्र क्या होगा, ब्यूटेन में होता है 4 कार्बन, कितना होता है, 4 कार्बन होता है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और एन लगल है तो सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन का भी सिंगल बॉन्ड यहाँ पर है, और बाकी बात सगरो एक हाइड्रोजन लटकल है, तो ए नंबर सही हो जाएगा। ए नंबर क्या होगा, ओह लिखाओ दे, ए नंबर क्या हो गया, चलो काम करने लगा, कुछ फॉल्ट हो गया था, तो ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ब्यूटेन के 2 समाप्ता होता है, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। फॉर्मिक अम्ल का IPSC नाम क्या है, तो इसी को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल, जो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला है, बिच्छू के डंक में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच डबल आबंध होता है, तो O2 होता है, यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला, बॉन्ड होता है 2 गो। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो इसमें देखेंगे सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, तो जिसमें देखेंगे तो सगरो, देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, तो ये मेरा क्या है, मेथेन है, दो दूनी 4, 2 6 हो गया, तो ये मेरा क्या है, 2 गो है तो एथेन हो गया, और 3 दूनी 6, 2 8 हो गया है, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा क्या, प्रोपेन हो गया। तो सब मेरा सिंगल बॉन्ड के तीनों है, लेकिन ये डबल बॉन्ड का है, ये क्या है, एथीन है, तो डबल बॉन्ड वाला ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो C नंबर हो जाएगा। 53 बॉन्ड वाला इससे भी ज़्यादा क्रियाशील होगा, ठीक है ना।
अगला है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो सबसे सरल को होगा सिंपल वाला होगा, एगो वाला होगा तो मेथेन, क्या होगा मेथ में एक कार्बन यानी मेथेन होगा, ठीक है ना। कौन सा असंतृप्त है, असंतृप्त होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला, ठीक है ना। तो ये मेरा सिंगल बॉन्ड वाला है मेथेन है, यहाँ दो दूनी चार दो छः हो रहा है, तो ये मेरा क्या है इस सिंगल बॉन्ड वाला है, लेकिन यहाँ दो दूनी चार खाली हो रहा है, तो ये मेरा है एथीन है, एथीन है, तो ये मेरा क्या है ये मेरा असंतृप्त है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला असंतृप्त होता है, ठीक है सूत्र याद रखना। अगला ग्लूकोज के अणु में कितना ऑक्सीजन होता है, तो C6H12O6 यानी ऑक्सीजन 6 गो होता है, हाइड्रोजन 12 गो होता है, कार्बन 6 गो होता है। क्लोरीन के कितने परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है, कितना होता है बाह्यतम कक्षा में 7 होता है, ठीक है ना, संयुक्ता 1 होता है तो 7 हो जाएगा। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना, सल्फर को परमाणु संख्या कितना होता है, सल्फर का था 16, तो इसको लिखेंगे तो 2 8 6, तो बाहर में हो जाएगा 6, यानी 6 हो जाएगा, और जो बाहरी में होता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ हो जाएगा एक आबंध, क्या हो जाएगा एक आबंध। अगला है एल्केन का सूत्र, देखो एल्केन का सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2, याद रखना ये वाला सी नंबर। एल्केन यानी एन है तो CnH2n+2 होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। एल्किन बोलता तो ये वाला होता है ए नंबर वाला, और एल्काइन बोलता तो ये वाला होता है डी नंबर CnH2n-2 होता है, ठीक है ना, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होता है, 6 कार्बन होता है, कितना होता है 6 कार्बन और 6 ऑक्सीजन और 12 गो हाइड्रोजन। सूत्र होता है C6H12O6। नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होता है, तो नाइट्रोजन के बीच बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, त्रि आबंध होता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि किसका है, तो ये एल्डिहाइड है, क्या है एल्डिहाइड है, ठीक है याद रखना। एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है, तो एसिटिक अम्ल को बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, क्या बोलते हैं एथेनोइक अम्ल बोलते हैं, और फॉर्मिक अम्ल को बोलते हैं मेथनोइक अम्ल, ठीक है ना। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा वो होगा CH3COOH होगा, ठीक है ना, सिलिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रोपेनोन तो ओन में होता है CO यानी CO यहाँ पर है यानी कीटोन हो जाएगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होगा, तो प्रोपेन यहाँ पर बोल रहा है, तो अब बोल रहा है कि इसको जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, तो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 3 गो लटकेगा, यहाँ 2 गो लटकेगा, यहाँ 3 लटकेगा, तो 3 गो हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 गो यहाँ पर, 6 गो और 2 गो यहाँ पर, 6 2 कितना हुआ 8, और 2 गो यहाँ बीच में तो बॉन्ड हमें करता है 8 2 10, यानी 10 आबंध हो रहा है, कितना हो रहा है 10 गो, ठीक है। अगला है कार्बन, क्या है तो कार्बन एक अधातु है, ठीक है, जिसका संयुक्ता 4 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है। निम्न में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है, तो बायोगैस का जो मुख्य यौगिक है वो क्या है मेथेन है, CH4 है, ठीक है ना, मेथेन है, ठीक है ना, गोबर गैस से भी मेथेन निकलता है। एक PM पिको मतलब होता है 10 to the power माइनस जो होता है वो होता है 12, ठीक है ना याद रखना। क्या होता है, तो होता है मिली माइक्रो नैनो पिको, तो माइक्रो में 6, माइनस में 6, नैनो में माइनस में 9 और पिको में माइनस में 12, तो ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है वो है COOH के अभिक्रियाशील मूलक क्या कहलाता है, कहलाता है अम्ल, क्या कहलाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक, तो इसे कहते हैं एगो अनुसूत्र हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो बोलते हैं समापवयी, क्या बोलते हैं समापवयी कहते हैं। और इस घटना को समवायता कहते हैं, जैसे ब्यूटेन का 2 समवायता होता है, नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन, ठीक है। एल्काइन श्रेणी के सदस्य का समान सूत्र एल्काइन है, तो आइन आ गया, तो आइन आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो माइनस में 2 होगा, तो माइनस में 2 यहाँ डी नंबर में है, ठीक है ना। और यही एल्केन बोलता तो एल्केन में +2 होता है, ठीक है ना, यानी बी नंबर सही होता है। लेकिन यही एल्किन बोलता तो एल्किन में CnH2n होता है, ठीक है याद रखना। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है लास्ट में लगा रहेगा CHO, तो CHO कहाँ पर है, यहाँ पर CHO, ठीक है ना। ये जो है ये कीटोन है, ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये जो है अल्कोहल है, ठीक है याद रखना। फ्लोरीन अपरूप है, तो फ्लोरीन किसका अपरूप है, तो कार्बन अति हीरा ग्रेफाइट और फ्लोरीन जो है सब कार्बन का अपरूप है, ठीक है ना। वायुमंडल में CO2 कितना होता है 0.03% होता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो यहाँ पर देखेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम और अस्टेबेनियम, ठीक है ना, ये सब क्या है, तो ये सब उपधातु है। सिलिकॉन भी उपधातु, जर्मेनियम भी उपधातु, अस्टेबेनियम भी उपधातु, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, तो कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो क्या बनता है, तो हाइड्रोकार्बन बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोकार्बन बनता है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH, C2H5OH होता है, जिसको इथेनॉल भी बोलते हैं, यानी पीने वाला जो होता है दरुआ, ठीक है ना। अगला क्या है एल्काइन, क्या है तो आइन हो गया, तो -2 कहाँ पर है, तो देख लो, तो -2 का पालन कौन कर रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये वाला पालन कर रहा है। 2 दूनी 4 होगा और 4 में 2 जाएगा तो फिर 2 आएगा, यानी C2H2, इसी को बोलते हैं एसिटिलीन, क्या बोलते हैं एसिटिलीन। ये मेरा क्या है कीटोन है, ठीक है ना। अल्कोहल में OH रहेगा, इथर में खाली बीचा में O रहेगा, और एल्डिहाइड में CHO रहेगा अंत में, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला जो मेरा है इथेन के एक अणु में कार्बन के 2 परमाणुओं के बीच आमन कितना होता है, तो इथिन के थीन इन लगल है, तो इन लगल है तो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। और यही रहता एन रहता तो सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, आयन रहता तो ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यानी ए नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ बोल रहा है क्या, दो परमाणु के बीच आमंद कार्बन के, सही है सही है, डी नंबर जो दिया गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C6H12S22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। सी डबल ओ एच क्या है, तो ये मेरा अम्ल है, कौन अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कीटोन का होगा CO, ईथर का होगा O, एल्डिहाइड का होता है CHO। बार बार बोल रहा है कि याद हो जाए, ठीक है ना। N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितना आवन होता है, तो नाइट्रोजन के बीच होता है 3 गो, कितना होता है 3 होता है, क्योंकि संयुक्ता इसका 3 हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 हो जाएगा। OH क्या है, तो अल्कोहल है। कीटोन क्या है, तो CO है। एल्डिहाइड क्या है, तो CHO, तो इसका अल्कोहल हो जाएगा। आगे अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एरोमेटिक, एरोमेटिक बोले तो कौन मतलब घेर के निर्माण करता है, घेर लेगा, या चारों तरफ से कार्बन घिर जाएगा, तो हो जाएगा बेंजीन। और बेंजीन का सूत्र याद रखना C6H6 होता है, ठीक है ना। और बेंजीन का संरचना सूत्र कैसे होगा, तो ऐसे होगा C और यहाँ सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड, सिंगल बोन्ड डबल बोन्ड, और सब में एक हाइड्रोजन लटका दो, तो हो जाएगा बेंजीन का, ठीक है ना। और चारों तरफ घिर गया तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक। आगे देखते हैं क्या है, तो आगे जो मेरा है वो है क्या, वो मेरा है इथाइल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस किस रासायनिक द्वारा किया जाता है, तो व्यापारिक क्या जाता है, किण्वन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, किण्वन के द्वारा। गन्ना से या चीनी से किया जाता है, ठीक है ना। एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, एसिटिलीन को बोलते हैं एल्काइन। आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, कितना कार्बन कार्बन का भी 3 गो बॉन्ड होता है। बेंजीन का बता चुके हैं C6H6, बेंजीन का C6H6 यानी सी नंबर सही हो जाएगा C6H6। ये किसका है, तो प्लस टू जुटा हुआ तो हो जाएगा एल्केन। अगर CnH2n कहीं रहता तो होता क्या, एल्किन। अगर -2 होता तो होता एल्काइन, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्या है, इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच कितने आवन होता है, तो इथिलीन में डबल आवन होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल आवन होता है। लेकिन बोल रहा है कितना सिग्मा कितना पा है, ठीक है ना। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आवन मौजूद है, जिनमें कितना सिग्मा कितना पा है, तो इसमें हो जाएगा इथिलीन में हो जाएगा तुम्हारा मेरा, इसमें गलत दिया हुआ है, डी नंबर जो दिया हुआ है, इसमें हो जाएगा 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है ना। सिग्मा हमेशा एगो होता है, और ठीक है, सिग्मा हमेशा एक होता है, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या एक बॉन्ड हो। अब पाई जो है ये डबल से स्टार्ट होता है, तो पाई भी एगो होगा, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। मीथेन का सहसंयोजक बंधन होता है, तो मीथेन में 4 गो होता है, एगो इधर एगो इधर एगो इधर एगो इधर, यानी 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। अगला है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है, कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किससे, तो कार्बोनिल को सूचित करते हैं हम यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा क्या, C OOH हो जाएगा, जिसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोलते हैं। CHO को एल्डिहाइड बोलते हैं, CO को कीटोन बोलते हैं, याद रखना। एल्कीन में कार्बन परमाणु के बीच रहता है, तो एल्केन एल्केन है ना। तो बोल रहा है क्या यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ अलग पूछ दिया, यहाँ पर ऑप्शन अलग दे दिया, हटाओ। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक बंधन है, संयोजक बंधन में क्या होगा, दोनों अधातुएं हो रहेगा, तो दोनों अधातु किसमें है, इसमें दोनों अधातु है, तो C नंबर हो जाएगा। बाकी बार इसमें धातु अधातु धातु अधातु धातु अधातु, तो ये मेरा आयनिक है। जब एथेनॉल को H2SO4 के साथ इतना गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है क्या, तो बन जाता है मेरा एथिन बनता है, ठीक है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है मीथेन, किसका उदाहरण है, तो मीथेन जो है ये मेरा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि एन लगा हुआ है, तो एन लगा लगा तो संतृप्त होगा, और इन लगा रहेगा और आइन लगा रहेगा तो वो संतृप्त होगा। इन में डबल बॉन्ड, आइन में ट्रिपल बॉन्ड, और एन में सिंगल बॉन्ड। अगला निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध है, तो 3 आवन किस में हो तो होगा, तो जो ई नियम का पालन करेगा CnH2n-2 का पालन करेगा उसमें होगा, तो इसमें देखो पालन कर रहा है, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4, यानी C नंबर हो जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, तो कार्बोनिल ग्रुप में होता है CO, क्या होता है, CO होता है। कार्बोक्सिलिक पूछेगा तो COOH होगा, कार्बोनिल पूछेगा तो CO होगा। ऐसी से बनता है कीटोन, क्या बनता है, कीटोन। तो कार्बोनिल पूछेगा तो CO मानना है। निम्न में से कौन सा संयोजक यौगिक है, संयोजक यौगिक मतलब दोनों अधातु है, तो दोनों अधातु ये वाला है, तो ए नंबर। बाकी वाली ये सब आयनिक है, क्योंकि इसमें धातु धातु दोनों है। कौन युग्म समावयवी है, समावयवी कौन है, तो जिसमें अणुसूत्र समान होगा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होगा, वो मेरा क्या होगा, समावयवी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर समावयवी जो बनेगा वो कौन बन जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा मेरा यहाँ पर देखेंगे तो बी नंबर मेरा बनेगा, ठीक है ना। अल्कोहल जो है OH जो है ओ में बदल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 6 हाइड्रोजन हो गया ना। तो अल्कोहल जो है ईथर में बदलता है, ठीक है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। C नंबर जो दिया गया है गलत दिया हुआ है। इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितना आमंद है पूछ रहा है कितना आमंद है, यानी कितना बंद है, तो इसको सब सजाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच क्या जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इधर 3 गो हो जाएगा, इधर भी 3 गो हो जाएगा, तो 7 गो हो गया। कितना हो गया, 7 गो। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हम जानते हैं हीरा जो सबसे ज़्यादा कठोर है। हाइड्रोकार्बन कौन है, तो हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, तो यहाँ देखो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों है ना, तो ये वाला हो जाएगा मेरा। अगला बढ़ते हैं।
अगला पहुंचते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो तत्वों के गुणधर्म अभी के अनुसार, आधुनिक के अनुसार होता है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है, ठीक है ना। और आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था वो दिया था कौन? तो मोसले साहब ने दिया था, ठीक है ना। मोसले साहब ने दिया था और ये परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है, याद रखना। और मेंडलीव का जो है वो किस पर है? तो मेंडलीव का जो है वो परमाणु भार पर, द्रव्यमान पर आधारित है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी की 36 कतार, 36 कतार यानी सोया हुआ कतार को बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे वर्ग यानी समूह बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा ए नंबर सही। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, प्रथम वर्ग के सदस्य को बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं क्षारीय धातु। और दूसरा को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। 17वां नंबर को बोलते हैं हेलोजन धातु, ठीक है ना। और 18वां नंबर को बोलते हैं अक्रिय गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मेरा वो इम्पोर्टेंट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो लास्ट वाला आवर्त यानी 7वां आवर्त अधूरा है, ठीक है ना। आवर्त 7 गो है और वर्ग 18 गो है। सोया हुआ लाइन, क्षति लाइन को आवर्त बोलते हैं, खड़ा हुआ लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन को वर्ग बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं क्या है। अगला जो मेरा है, आधुनिक आवर्त में कुल कितना समूह, समूह बोले तो ग्रुप, ग्रुप बोले तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितना है? तो 18 है। कितना है? 18 है। आवर्त पूछेगा तो 7 बोलना है। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में कितना समूह है? तो 18 बता चुके हैं, ठीक है ना। अगला क्या है मेरा, ये हटाओ। यहाँ देखो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ, ऊर्ध्व स्तंभ बोले तो खराब वाला, ठीक है ना, यानी समूह के गो है, तो वो यानी वर्ग के गो है, तो कितना है? 18 गो। और आवर्त पूछेगा तो 7। वो अष्टक नियम कौन दिया था? अष्टक नियम दिया था, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था न्यूलैंड। कौन दिया था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। यहाँ गलत दिया हुआ ए नंबर। डोबेरेनियल जो दिया था वो दिया था तिर्यक नियम, ठीक है ना। और न्यूलैंड जो दिया था वो दिया था अष्टक नियम। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाएं जाने पर परमाणु साइज में क्या होता है? तो बाईं से दाएं जाने पर परमाणु साइज क्या होता है बोल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का आकार में क्या होता है? तो यहाँ गलत दिया हुआ है, यहाँ घटता है, होगा क्या? होगा? घटता है। इधर जाने पर घटता है, नीचे आने पर बढ़ता है, ठीक है ना। चलो अगला है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निर्भर करता, तत्वों का जो गुणधर्म होता है वो निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। अभी का जो है जिसको मोसले साहब ने दिया था वो परमाणु संख्या पर है, ठीक है ना। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितना वर्ग है? बता चुके हैं, 18 का वर्ग है और 7 गो आवर्त है, ठीक है ना। वर्ग को ही बोलते हैं समूह बोलते हैं, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हैं। कौन शून्य वर्ग के तत्व? शून्य वर्ग को 18वां वर्ग को शून्य वर्ग बोलते हैं, जिसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कटार, 36 कटार यानी सोया हुआ लाइन, यानी आवर्त के गो है तो 7 गो है, ठीक है ना। वर्ग के गो है, समूह के गो 18 गो है। मेंडलीव ने अपने आवर्त में तत्वों को सजाया था, तत्वों को सजाया था परमाणु भार के अनुसार, द्रव्यमान के अनुसार, यानी बी नंबर। मेंडलीव परमाणु भार के अनुसार, लेकिन अभी वाला जो है जो मोसले साहब ने दिया वो परमाणु संख्या पर। आधुनिक सारणी के उदग्र स्तंभ, उदग्र यानी खड़ा स्तंभ को क्या कहते हैं? तो खड़ा स्तंभ को वर्ग यानी समूह यानी ग्रुप कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग को मृदा क्षारीय धातु, 17वां को हेलोजन और 18वां को अक्रिय गैस। कैल्शियम का परमाणु संख्या, तो कैल्शियम का 20 होता है, ठीक है। सोडियम का 11 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, याद रखना। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? 7 आवर्त है। 7 आवर्त यानी सोया हुआ लाइन, 36 कटा 7 हुआ। हीलियम कैसा था? अक्रिय। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन सब अक्रिय। निष्क्रिय गैस कौन है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। तो यहाँ पर हीलियम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का धात्विक गुण क्या होता है? तो ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्वों का धात्विक गुण बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने का तो धात्विक गुण घटता है, ठीक है ना। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व, शून्य यानी 18वां नंबर में कौन आता है? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन यानी बी नंबर। इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? तो इसमें हो जाएगा कौन? तो इसमें कॉपर के नीचे ही सब आता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। और सोना सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो अमोनिया का सूत्र लिखेंगे तो आएगा NH3। तो नाइट्रोजन एगो, हाइड्रोजन 3 गो, तो 3:1 या 1 हो 1:3 होगा। नाइट्रोजन एगो और हाइड्रोजन 3 गो, तो 1:3 हो जाएगा। अगला है, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। और बाकी बात जितना भी अक्रिय गैस है सबके 8 हो, ठीक है। अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व मेरा हीलियम। बार बार एक ही चीज, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो 18 वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्ग। तो वर्ग हो जाएगा 18 गो, यहाँ 8 लिख दिया है, 18 होगा, ठीक है ना। और कतार पूछता, 36 कतार पूछता तो बोलते 7, ठीक है ना। अगला, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में जो तत्व दाईं ओर रखा गया उसको बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु बोला जाता है। और बाईं ओर को धातु बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन है। सबसे पहले फ्लोरीन रूप में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक औधातीय गुण वाला है? ये सब इंपॉर्टेंट ना है। चलो अब पहुँचे कहाँ पर? अब पहुँच गए हैं बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी का भी निपटारा कर देते हैं लगभग आधा घंटा में।
इस प्रकार तुम्हारा सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म करो। फिर 2 नंबरिया 5 नंबरिया VVI हम अपलोड कर रहे हैं, उसको जाके देखो बार बार, ठीक है ना। अगला क्या है, स्टोमाटा खुलने और बंद होने का नियंत्रित कौन करता है, उसको कहता है द्वार कोशिका। कौन करता है, यहाँ गलत दिया हुआ है, द्वार कोशिका करता है। बहुत सारा गलत दिया, लेकिन हम सुधार के बता रहे हैं, ठीक है ना। अमीबा अपना भोजन कहाँ से पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन पकड़ता है कुटपाट की मदद से। कैसे पकड़ता है, कुटपाट के द्वारा पकड़ता है, ठीक है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा, रंध्र। रंध्र जो पौधा के पत्ती में जो छिद्र पाया था उसको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, ठीक है ना। इसी के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या करता है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोला जाता है, ठीक है ना। नेफ्रॉन का पचमढ़िया में पूरी चित्र बनाकर सचित्र वर्णन करें। इनमें में से कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग कौन है, तो उत्सर्जी अंग देखते हैं तो वृक्क मेरा सबसे मेन उत्सर्जी अंग कौन है, तो वृक्क है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा वृक्क। वृक्क को ही किडनी बोलते हैं, इसको इसी को ही गुर्दा बोलते हैं, ठीक है ना। और हमारे हम में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, वृक्क क्या कहता है, उत्सर्जन करता है, तो वृक्क मेरा उत्सर्जन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। मत्स्य का श्वसन अंग क्या है, तो मत्स्य का श्वसन अंग होता है कौन, तो गलफड़ा होता है। गलफड़ा को बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं, ठीक है। हम लोग में फेफड़ा होता है और मेढक जो है त्वचा गलफड़ा सबसे सांस लेता है, ठीक है ना। और गिल्स से भी। इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कता है, तो तेज हृदय किसका धड़कता है, तो देखेगा तुम लोग, तो तेज हृदय जो है तुम लोग देखना, तो चूहा को पकड़ेगा तो भग 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 करेगा। खरगोश होता है, खरगोश हो जाता है, लेकिन नहीं दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा चूहा। अगला क्या है, फूल का आपका भाग में फल बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, याद रखना। फूल का जो अंडाशय है ये फल में बदलता है, ठीक है ना। और फूल का जो बीजांड वाला भाग है उसको बीज में बदलता है। पूछेगा बीज में कौन बदलता है, तो बोलना है बीजांड। फल में कौन बदलता है, तो अंडाशय। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है वो अंतर्ग्रहण होता है, ठीक है ना। अमीबा में अंतर्ग्रहण होता है, हम लोग की तरह पोषण होता है, ठीक है ना। याद रखना। और फिर पौधा में स्वपोषी होता है, ठीक है। अगला क्या है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो जो गोंद, टैनिन और रेजिन, ये पौधे का तीनों पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो गोंद भी है, टैनिन भी है, रेजिन भी है, तो सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तिलचट्टा में कितना जोड़ा श्वास रंध्र पाया था, तिलचट्टा में 10 जोड़ा श्वास रंध्र पाया था, याद रखना। तिलचट्टा में 10। तिलचट्टा का खून का रंग सफेद होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में जो पाया जाता है वो स्पर्शक पाया जाता है, ठीक है। चिपक जाता है किसी से जाके, चिपकने वाला स्पर्शक। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, तो वसा पर क्रिया करने वाला जो है वो लाइपेज है, ठीक है ना। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है, और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। पेप्सिन निकलता है अमाशय से और ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से, और लाइपेज वसा का पाचन करता है। अगला फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो यहाँ बोल रहा है कि फ्लोएम उत्तक के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो होता है सुक्रोज के रूप में। पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के रूप में पाया जाता है। और फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है। जाइलम जो है जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलेंगे हरित वर्ण। इसके उपस्थिति के कारण पेड़ पौधा का रंग हरा होता है। हम लोग का खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है ना। अगला क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरा पेड़ पौधा में होता है जो स्वपोषी होता है, ठीक है ना। कब आगे अगला क्या है, अगला मेरा है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, तो हम जानते हैं कि वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वायवीय में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होता है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में होता है, और ये ईस्ट में होता है किण्वन की विधि के द्वारा। अगला है सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो सजीव जीवधारियों के द्वारा होता है वो किस प्रकार के नाइट्रोजन पदार्थ होता है, सभी होता है। अमोनिया होता है, मछली उछली जो होता है जल वाला उसमें अमोनिया होता है, पक्षी में यूरिक अम्ल होता है, और हम लोग में यूरिया होता है, तो सब तो सजीवे है ना, तो सभी हो जाएगा, ठीक है ना। वसा का पाचन करता है, तो वसा का पाचन करता है लाइपेज। कौन करता है, लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन का करता है, अग्नाशय से निकलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का करता है और ये पेप्टोन में बदल देता है, अमाशय से निकलता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का करता है, ठीक है। सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। इनमें से किसके उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा यानी Fe पाया जाता है। और पेड़ पौधा के पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, ठीक है ना। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। इनमें से कौन सा वसा अम्ल तथा गिलसोलन में बदलता है, तो लाइपेज जो है वसा को पाचन करते करके वसा अम्ल तथा गिलसोलन में बदल देता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए सभी आवश्यक है। क्लोरोफिल भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, और सूर्य के प्रकाश आवश्यक है। 4 कच्चा पदार्थ, ठीक है ना। मानव हृदय में कितने बेस में पाया जाता है, तो मानव हृदय का जो हृदय है वो 4 भाग में बटा होता है, 4 बेस में पाया जाता है, ठीक है ना। दाया अलिन दाया नील और बायां अलिन बायां नील, ठीक है ना। अगला निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, याद रखना, ठीक है ना। अगला क्या है, कवक में कौन सा पोषण होता है, कवक में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो कवक में जो पोषण होता है वो स्वपोषी होता है। अथी कवक में जो होता है वो होता है, मतलब इससे देखे कवक मतलब समझ रहा है तुम लोग, जो अथी छाती होता है मशरूम जो होता है उसमें मृत जीवी होता है, सराल गराल पेड़ पौधा से भोजन ग्रहण करता है। समानता अनुसूत्रण रक्तदाब कितना होता है, अनुसूत्रण मतलब होता है क्या, अनुसूत्रण मतलब होता है फैलना, ठीक है ना, तो 80 होता है।
और शीतलन मतलब होता है सिकुड़ना, जो 120 होता है। तो सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 होता है, सिस्टोल 120 और डायस्टोल 80। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? तो रुधिर में जो है पाया जाता है कौन, तो पाया जाता है प्लेटलेट्स। और ये क्या करता है, ये जो है रक्त स्राव को रोकता है, रक्त को प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, रक्त को थक्का जमाता है। पित्तरस कहाँ से निकलता है? तो पित्तरस निकलता है यकृत से, लेकिन जमा कहाँ होता है? जमा होता है कहाँ? तो पित्ताशय में जमा होता है, याद रखना। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का, सबसे बड़ा अंग यकृत ही है, सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, ठीक है ना। ग्लूकोज का विखंडन पायरेट में कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का विखंडन पायरेट में होता है, कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव में होता है, ठीक है ना। लेकिन पायरेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है कहाँ पर? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये वायवीय शोषण के अंतर्गत होता है। शोषण का अंतिम उत्पाद क्या है? शोषण का अंतिम उत्पाद जो बनता है वो बनता है CO2 H2O और ऊर्जा, ठीक है ना। CO2 H2O ऊर्जा बनता है, इसी को वायवीय शोषण बनता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन होता है कहाँ पर? छोटी आंत में। कहाँ होता है? तो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में, याद रखना, यहाँ गलत दिया हुआ है, पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो ठीक है ना। और पाचन का शुरुआत कहाँ था? पाचन का शुरुआत जो होता है वो होता है कहाँ से? मुख से होता है। और मुख में टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम, ठीक है। चलो अगला देखते हैं क्या है। अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर क्या होता है? तो वो जो है नीला काला हो जाता है, ठीक है, थोड़ा नीला हो जाता है, गुलाबी दिया हुआ, गलत दिया हुआ है, ठीक है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी है वो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो जल का वहन यानी जल एवं खनिज लवण के लिए उत्तरदायी है। अगला इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा मुद्रा के रूप में काम करता है? ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है ये ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करता है। हृदय में रक्त का संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? संपूर्ण शरीर में जो पंप करता है वो होता है किसके द्वारा? हृदय के द्वारा। लेकिन हृदय में कौन वाला भाग बोला पंप करता है? तो वो करता है निलय वाला भाग, ठीक है ना। कौन करता है? निलय वाला भाग पंप करता है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। अगला कौन है? अगला मेरा है, निम्न में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का उपयोग कहता है रक्तदाब मापने में किया जाता है, ठीक है। अगला बोल रहा है क्या? रक्त स्राव को मार को रक्त थक्का बनाता है कौन? प्लेटलेट्स बनाता है रक्त थक्का, ठीक है ना। और प्रोटीन में कौन बनाता है? तो फाइब्रिनोजिन बनाता है, ठीक है। अगला क्या है? बोल रहा है कि मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन घोल के डालने से क्या होता है? तो इनमें क्या बोल रहा है? तो मन घोरने के लिए, कोलोफिर को घोरने के लिए, पत्ती को मुलायम रख करने के लिए। तो मन परीक्षण के लिए हरी पत्ते पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? तो पत्ती को अल्कोहल में इससे डुबालते हैं ताकि जिससे क्या हो, तो जिससे जो है क्लोरोफिल जो है क्या बोल रहा है, पत्ती को मुलायम बनाना है, सब होता है, ठीक है ना। यानी इसमें सभी हो जाएगा, सब करना है। अगला क्या है? कुटपार किसमें पाया था? कुटपार पाया था अमीबा में। मनुष्य में शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो ये क्या है? लीवर है, यकृत है, यकृत है, सबसे बड़ा अंग है। इसी से अथी क्या निकलता है? पित्त निकलता है, पित्ताशय में जमा होता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, ठीक है ना। लेकिन अंगक पूछेगा, अंगक यहाँ पूछ दिया तो हो जाएगा हरित लवक, ठीक है ना, हरित लवक हो जाएगा। लेकिन अंग पूछेगा तो पत्ती, अंगक पूछेगा तो हरित लवक। मछली में कितना कोष्ठक पाया जाता है? तो मछली में पाया जाता है कितना? तो 2 को पाया जाता है, ठीक है ना। हृदय में हम लोग का 4 होता है, ठीक है ना। चलो तो ये देख लिए थे। अगला क्या है? एक व्यस्त मनुष्य में कितना दांत होता है? तो 32 को होता है, सब जानता है। लाल रक्त का थक्का बनाने में कौन होता है? तो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बोलते हैं रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण से बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है अवायवीय शोषण से, जो किण्वन में होता है, ईस्ट में होता है किण्वन के द्वारा, बी नंबर, ठीक है ना। अगला, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है? 4 गो होता है, ठीक है ना। दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय, बाया निलय, ठीक है। अगला है क्या? अगला है पौधे में शोषण की क्रिया के एटीपी टूटने में, तो ये हटाओ, इंपॉर्टेंट ना है, ठीक है। मनुष्य के सांस को छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो यहाँ क्या बोल रहा है, बोला लेना और छोड़ना दोनों पूछ रहा है के साथ, लेना और छोड़ना, तो दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं स्वाच्छोवास। क्या बोलते हैं? स्वाच्छोवास कहा जाता है। लेकिन पूछता खाली सांस लेना को क्या कहते हैं? तो सांस लेना को उच्छ्वास कहते हैं, छोड़ना को प्रश्वास कहते हैं, दोनों के साथ मिलाकर स्वाच्छोवास कहते हैं। कवक में पोषण होता है, मृतजीवी होता है, बता चुके हैं, ठीक है ना। मानव में डायलिसिस थैली कहाँ है? तो डायलिसिस थैली जो होता है क्या कौन है? तो नेफ्रॉन में होता है, ठीक है ना। और सर्जन जब किडनी खराब होता है तो इसी के द्वारा क्या होता है? किडनी का इलाज किया जाता है, ठीक है ना। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ऑक्सीकरण नहीं रहेगा तो अपघटन मार देंगे, अपघटन, लेकिन अपघटन नहीं दिया हुआ है। अगला क्या है? मानव हृदय का प्रकुंचन, प्रकुंचन मतलब हो रहा है यहाँ पर क्या? प्रकुंचन यहाँ पूछ दिया, प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है, यानी संकुचन जो होता है, तो यहाँ पर प्रकुंचन पूछा तो 80 होना चाहिए, तो 80 नहीं दिया हुआ है, तो हड्डी हो जाएगा। संकुचन पूछता तो 120 मारते हैं, ठीक है ना। सिस्टोल यानी 120 और डायस्टोल 80, ठीक है ना, 120/80। इनमें से किसके द्वारा अमीबा में भोजन का पाचन होता है? तो बता चुके हैं, कुटपाट के पाचन होता, अंतर्ग्रहण होता है तो कुटपाट के द्वारा, और पाचन होता है भोजन राजधानी में, तो इसका ए नंबर हो जाएगा, अंतर्ग्रहण होता है कुटपाट के द्वारा, ठीक है ना। अगला क्या है? गलत दिया हुआ है, डी नंबर जो दिया हुआ है।
अगला है दही के जमने में कौन सा क्रिया होता है? दही जमता है कौन किण्वन विधि के द्वारा जलता है? कौन सा जलाता है जमाता है? तो जमाता है लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु जमाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पर होता है? तो सिंपल बात है, प्रकाश दिन में मिलेगा तो दिन में होता है। ठीक है, अगला क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये पाया जाता है किसमें? कॉकरोच में पाया जाता है, तलछट्टा में पाया जाता है। कोलोफिर वर्णक का रंग है, इसका रंग सफेद होता है। ठीक है ना, कोलोफिर वर्णक का रंग है तो कैसा होता है? कोलोफिर वर्णक का रंग जो होता है वो हरा होता है, इसलिए पेड़ पौधे के पत्ती का रंग हरा होता है, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। हम लोग का खून का रंग लाल होता है, उसमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पर? तो जठर ग्रंथि जो पाई जाती है वो पाया जाता है अमाशय में पाई जाती है। ठीक है ना, अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जठर रस भी अमाशय से निकलता है। ठीक है, और पेप्सिन नामक प्रोटीन भी वहीं पाया जाता है किसमें? तो अमाशय में पाया जाता है। अगला है पौधे के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण क्या कहलाते हैं? तो पौधे के वायवीय भागों से जल का जो निष्कर्षण होगा उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग कौन है? तो वृक्क है। कौन है सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग? मेरा वृक्क है। वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के नेफ्रॉन बोलते हैं। अस्टोमाटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? तो अस्टोमाटा जो है छिद्र जो पाया जाता है पत्ती में। कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। अगला है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया रोग है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है किसके टूटने से निकलता है? तो जल के टूटने से निकलता है। याद रखना, जल के टूटने से निकलता है। मनुष्य में वृक्क के एक तंत्र का भाग है, उत्सर्जन का भाग है। ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमको प्राप्ति होती है किसकी? तो पेड़ पौधा को ग्लूकोज की प्राप्ति होता है, हम लोग को ऑक्सीजन का। तो यहाँ ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन नहीं दिया हुआ है। पादप में फ्लोएम संवाहक है, फ्लोएम जो है पेड़ भोजन को ले जाता है, तो भोजन कहाँ पर? ए नंबर में। और जाइलम खनिज एवं लवण को पौधे में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता था? पत्ता मेलरंध्र के द्वारा, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है क्या? पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधा CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है वो अर्ध पारगम्य होता है, यानी थोड़ा थोड़ा पार होने वाला। देखता है हम लोग के शरीर से क्या होता है? पसीना उसीना निकलता है, थोड़ा थोड़ा पार हो जाता है ना, तो अर्ध पारगम्य है। ठीक है ना, अगला इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? श्वसन क्रिया के दौरान ही हटाओ। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो वाष्पोत्सर्जन जो है ये भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है ना, अगला है रासायनिक नहीं है, भौतिक, यानी फिर जो है पानी है जल में बदल जाता है। रच्छी कोशिका पाई जाती है। रच्छी कोशिका यानी जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है पत्ती में पाया जाता है, द्वार कोशिका के पास, यानी बी नंबर उसी को बोलते हैं। ठीक है, मानव हृदय में 4 गो व्यस्म होता है, सब जानता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका जो PDF है वो डाल देंगे कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल जगदेव क्लासेज पर इसका PDF हम डाल देंगे। ठीक है ना, वह कौन सा परिक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है? तो शोषण के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है ना, तो उसी को शोषण बोलते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार होता है? पारगम्य होता है, बता चुके हैं। अगला है कौन सा क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो शोषण सभी जीवों के लिए क्या है? अनिवार्य है, नहीं तो मरिए जाएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेन होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे जैव परिक्रम बोलते हैं। निम्नलिखित में किस जंतु में शोषण फेफड़े द्वारा होता है? तो फेफड़े द्वारा शोषण होता है किसमें? तो कछुआ में होता है, सीप में ना होता, झींगा उंगा में इस समय ना होता, समय गिल्स के द्वारा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर क्या है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग होता है। ठीक है ना, घेंघा रोग होता है। घेंघा को ही क्या बोलते हैं? तो घेंघा को ग्वाइटल या गरगंड रोग भी बोला जाता है। ठीक है ना, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है एंड्रोजन। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इससे समझो। एंड्रोजन रहेगा तो नर हार्मोन बोलना है। देखो दो क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन जो है ये नर हार्मोन है, एस्ट्रोजन बोलेगा तो हो जाएगा मादा हार्मोन। ठीक है ना, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी नर हार्मोन है। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, और एस्ट्रोजन जो है और ऑक्सीटोसिन जो है ये मादा हार्मोन है। ठीक है ना, अगला किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो रासायनिक दूत जो कहा जाता है वो कहा जाता है हार्मोन को, यानी यही पर मतलब कहीं पर क्या कंट्रोल करना है तो हार्मोन की मदद से होता है। दिमाग से भी होता है, लेकिन रासायनिक दूत यानी रसायन को ले जाने वाला दूत। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है ना, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा कोशिका है, और इसके बारे में पिक्चर भी पूछता है और वर्णन करने के बारे में भी पूछता है। इनमें से कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन वृद्धि हार्मोन है। ज़्यादा निकल जाएगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कम निकलेगा तो बौने रह जाएगा, और ठीक निकलेगा तो मेंटेन में रहेगा। दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है ना, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग से ग्रसित है? तो आयोडीन की कमी है तो हमें सिंपल बात है, हमें घेंघा रोग है, यानी गर्गन रोग है, यानी ग्वाइटर रोग है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर सब तो एक के नाम लिख दिया, यानी सभी है। ठीक है ना, इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं? तो वृषण जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पिट्यूटरी, थायराइड और यकृत जो है, सॉरी,
अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यकृत जो है मेरा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत मेरा एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाकी बारी ये तीनों क्या है, तो ये तीनों मेरा अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यकृत मेरा बाह्यस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि भी यकृत है, सबसे बड़ा अंग भी यकृत है। यकृत से पित्त निकलता है, पित्ताशय में जमा होता है, और अग्नाशय जो है ये मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा, अग्नाशय, ठीक है ना। अगला बोला दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु होता है उसको सिनेप्स कहते हैं, जो खाली स्थान होता है सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। अगला है पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो पादप में 5 हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन, ठीक है। 5 गो, तो इसमें देखो कौन बोल रहा था, पादप में कौन, तो जिबरेलिन बोले थे, तो जिबरेलिन हो जाएगा। और ऑक्जिन जो है पेड़ पौधा की लंबाई को बढ़ाता है, और जिबरेलिन भी बढ़ाता है। और एथिलीन जो है पेड़ पौधा में भोजन फल को पकाता है, ठीक है ना। और कृत्रिम रूप से पकाता है कौन, एसिटिलीन, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ जिबरेलिन। इनमें से कौन सा अंग संवेदी ग्राही है, संवेदना को ग्रहण कौन करता है, संवेदना को जो ग्रहण करने वाला है वो कौन है, तो करता है दिमाग। और दिमाग संवेदना को ग्रहण करके हमें क्या देता है, तो हमें उस पर कार्य करने का देता है कि तुम यहाँ मच्छर काट रहा है, मच्छर को मार दो। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि कैसे कार्य करता है, तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि से कौन कार्य करता है, तो अग्नाशय कार्य करता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा। यहाँ अंडाशय देखे गलत दिया है, ठीक है ना। मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है प्रो मस्तिष्क यानी पीछे वाला मस्तिष्क से निकलता है। और मेडुला ओब्लंगाटा भी निकलता है। अगला है इनमें से कौन पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन कौन है, तो ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एथिलीन। 5 को बता दिए हैं, तो देखो इसमें क्या बोले हैं, साइटोकाइनिन बोले तो साइटोकाइनिन मार दो। एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इससे निकलता है, तो ये निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन जो निकलता है एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि से। एड्रिनल को ही बोलते हैं अधिवृक्क, यानी अधिवृक्क से निकलता है, ठीक है ना। वृक्क के ऊपर पाए जाने वाला को अधिवृक्क बोला जाता है, ठीक है। अगला मेरा क्या है, अगला देखो जो है वो है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है, इसमें जगह थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। अगला है पराग नलिका में बीजांड की ओर वृद्धि करना, बीजांड की ओर वृद्धि करना कहलाता है रासायनिक अनुवर्तन, ठीक है ना। बीजांड की ओर जो परागकण जाता है और फिर बीज और फल बनता है वो होता है रासायनिक अनुवर्तन, ठीक है ना। और पेड़ पौधा में तना की गति जो होता है प्रकाश अनुवर्तन होता है, और जड़ की गति होता है गुरुत्वानुवर्तन। इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग है, वायरस के द्वारा होने वाला लोग कौन है, तो एड्स जो है ये वायरस के द्वारा है। गनोरिया, सिफिलिस ये जो है ये विषाणु के द्वारा है, जीवाणु के द्वारा। दो तंत्रिका केंद्र के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है, क्या कहता है, सिनेप्स, ठीक है। जल का अनुगामी वृद्धि, जल कहाँ होता है, नीचे होता है, नीचे होता है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। और तना का वृद्धि होता है प्रकाश की ओर, प्रकाश अनुवर्तन। और बीजांड में जो होता है परागकण का जो गति होता है रासायनिक अनुवर्तन। इनमें से कौन सा अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया जिस पर कंट्रोल मेरा ना है, तो कंट्रोल मेरा किस पर ना है, तो कंट्रोल मेरा जो है वो चबाना पर हैवे करता है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है पूछ रहा है, तो चबाना पर तो हैवे करता है, तो ये अनैच्छिक क्रिया ना है। बाकी बार लाल आना इस पर कंट्रोल मेरा ना है, हृदय का धड़कना इस पर कंट्रोल मेरा ना है, तो ये दोनों मेरा क्या है, ये दोनों मेरा ऐच्छिक है, चबाना मेरा अनैच्छिक है। सॉरी, ये तीनों जो है ये तीनों मेरा क्या है, तो ये तीनों अनैच्छिक है, चबाना पर कंट्रोल है तो ये मेरा ऐच्छिक है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने में उत्तरदायी है, तो पत्तियों को मुरझाने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो पत्ती पर तुम लोग जो छिड़कता है ना, छिड़क देगा ऑक्जिन को, पत्ती मुरझा जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ऑक्जिन, ठीक है ना, मिलता है मार्केट में। अगला अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो आवश्यक है वो सभी है, ठीक है ना। अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो सब हो जाएगा इसका। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो कौन सा भाग शरीर को करता है, तो करता हम लोग को जो करता है वो करता है अनुमस्तिष्क, ठीक है ना, यानी पीछे वाला मस्तिष्क। तो हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ठीक है। दारू पीने पर यही नर्वसा जाता है, अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क यानी पीछे वाला मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी बीचा वाला, ठीक है ना। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो सहायक किसमें है, तो यह है तना की वृद्धि के लिए, प्रकाश को मुझाने के लिए, सभी हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलो अगला क्या है, अगला जो है मेरा पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, किसका भाग है, तो यह है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो पोन्स और मेडुला ओब्लंगाटा अनुमस्तिष्क ये मेरा पश्च मस्तिष्क है, पीछे वाला मस्तिष्क है, यहाँ गलत दिया हुआ है, मध्य मस्तिष्क ना होगा, मेडुला ओब्लंगाटा अनुमस्तिष्क सब पीछे। ऑक्जिन क्या है, तो ऑक्जिन क्या हार्मोन है, पादप हार्मोन है। नर हार्मोन क्या है, तो नॉर्मल हार्मोन बता चुके हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। और एस्ट्रोजन जो है वो क्या है, तो वो है मादा हार्मोन, ठीक है। अगला क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए, तो मस्तिष्क उत्तरदायी है शरीर को संतुलन बनाने के लिए। जिबरेलिन क्या है, तो पादप हार्मोन है, ठीक है। पत्तियों को मुरझाने के लिए किस हार्मोन की जरूरत पड़ता है, तो पत्तियों को मुरझाने के लिए यहाँ पर वहाँ पर हम गलत बता दिए कि पत्ती को मुरझाने के लिए एफसीसी अम्ल होगा, ठीक है ना। और क्योंकि एफसीसी अम्ल को छिड़कने पर पौधा बौनापन हो जाता है, एफसीसी अम्ल होगा पत्ती को मुरझाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला है इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है, इसी को डायबिटीज चिनिया बीमारी बोलते हैं। पादप हार्मोन का उदाहरण है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है, तो ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक और एथिलीन। निम्न में से कौन सा लैंगिक जनन संचालित होंगे, लैंगिक जनन से होने वाला लोग है यहाँ, ठीक है ना। तो एड्स भी है, गनोरिया भी है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए और बी
दोनों, एड्स भी, गोनोरिया भी, सिफिलिस भी, सब है। ठीक है। ग्वाइटर रोग पनपता है, ग्वाइटर रोग जो पनपता है वो पदार्थ है आयोडीन की कमी से, इसको घेंगा रोग भी बोलते हैं या गर्गंड रोग भी बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन रोग है? तो बता चुके हैं, एड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा नहीं पूछ रहा है, तो टाइफाइड नहीं है, तो तीनों है। ठीक है ना, एड्स होता है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्जिन भी है, एथिलीन भी है, साइटोकाइनिन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन ना है, ये मादा हार्मोन है जो दूध को बढ़ाता है। ठीक है ना। थायरोक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है? थायरोक्सिन का होता है थायराइड ग्रंथि से होता है। अगला देखते हैं क्या है, अगला है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका होता है एंडोडर्म के द्वारा, ये हटाओ। ठीक है। अगला है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन का करता है। ठीक है। अगला है लच्छा कोशिका पत्ती में पाया जाता है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में पहुंचता है? तो पहुंचता है वो उद्दीपन के रूप में पहुंचता है। निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है वो है कौन? साइटोकाइनिन है, ऑक्जिन है, जिबरेलिन है, एब्सिसिक है, एथिलीन है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन उभयलिंगी है? तो उभयलिंगी कौन है? तो केचुआ उभयलिंगी है, दोनों लिंग एक ही में होता है, केचुआ में दोनों लिंग एक ही में होता है। ठीक है। अगला है पौधे में जनन कहाँ होता है? पौधे में जनन के लिए होता है पुष्प होता है, पुष्प का अंडाशय फल में बदलता है, बीजांड बीज में बदलता है। ठीक है ना। और पुष्प का जो नर वाला भाग है उसको पुंकेसर बोलते हैं, और मादा वाला भाग को स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है ना, पुमंग और जायांग। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता था? अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है विखंडन के द्वारा। और हाइड्रा और एक तो क्या है, तो हाइड्रा और ईस्ट में होता है मुकुलन के द्वारा, याद रखना। अंडाणु निषेचित होता था, अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? अंडाणु निषेचित कहाँ पर होता है? तो अंडाणु निषेचित होता है फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है ना, जिसको बोलते हैं गर्भ नलिका। ठीक है ना, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। लेकिन पूछेगा कि भ्रूण जो अंडाणु निषेचित होने के बाद जो भ्रूण का विकास होता है, जो बच्चा का विकास होता है, कहाँ होता है? तो गर्भाशय में। लेकिन निषेचन पूछेगा तो फ्लोपियन ट्यूब में। ठीक है ना। पुष्प का नर भाग क्या करता है? पुष्प का जो नल भाग है उसे पुमंग बोलते हैं। अब एगो पुमंग को बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं पुंकेसर। तो पुमंग रहेगा या पुंकेसर रहेगा। स्त्री भाग को जायांग या स्त्री केसर बोलते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंग किसमें? तो पपीता में। इसलिए पपीता में कभी नर या मादा खाली अकेले रह जाता है, तो पपीता ना होता है, फूले रह जाता है। ठीक है ना। अगला क्या है, तो एक लिंगी कौन है? तो पपीता है। ठीक है ना। और उभयलिंगी कौन है? तो उड़हल और सरसों सब क्या उभयलिंगी है, गलत दिया हुआ है यहाँ पर। पुष्प का नर भाग तो जाया बताए थे, पुष्प का नर भाग को पुमंग बोलते हैं, एगो पुमंग को पुंकेसर बोलते हैं, और मादा भाग को जायांग बोलते हैं, एगो जायांग को स्त्रीकेसर बोलते हैं। इनमें से कौन सा पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन है? स्पायरोगायरा में पुनरुद्भवन होता है, यानी फिर से जनन कर लेता है। अगला है भ्रूण की माँ के रुधिर में पोषण मिलता है, तो इसको मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। जो बच्चा के ढोरी होता है ना, उसमें जो एक ठो लगर होता है, जो डोरी ऐसा जिसको काटता है बच्चा जन्म लेने बाद, तो उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन होता है, तो मुकुलन किसमें होता है? ईस्ट में। और हाइड्रा में भी होता है। ठीक है ना, तो ईस्ट हो जाएगा। अमीबा में होता है, विखंडन होता है। इनमें से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये अंडाशय है, गर्भाशय है, डिम्बाहिनी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है ये पुरुष का भाग है। ठीक है ना, शुक्रवाहिका हो गया है, वृषण हो गया है, अधिवृषण हो गया है, ये सब क्या है? तो इस पुरुष का भाग है। अंडाशय, गर्भाशय, डिम्बाहिनी जो है मादा भाग है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ पर? वृषण में होता है। ठीक है ना, वृषण यानी हाइड्रोसिल में। अगला क्या है, और ये तीनों जो है अंडाशय और गर्भाशय स्त्री भाग है। हाइड्रा में प्रजनन का विधि कौन है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है ना। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का भाग जो है पुंकेसर भाग जो है परागकण बनाता है। ठीक है ना। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। ठीक है ना। अगला क्या है, परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। और परागकोश से परागकण का निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। ठीक है ना। इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि कौन है? सब है, विखंडन है, मुकुलन है, द्विखंडन है, सब है। परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। ठीक है ना। नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक कौन है? तो बोल रहा है नर युग्मक कौन है? तो शुक्राणु नर युग्मक है, बाकी बार योनि, अंडाणु, फ्लोपियन, नलिका ये सब पाया जाता है मादा में। ठीक है ना, यानी महिला में। तो फूल में नर जनन अंग कौन है? तो फूल में नर जनन अंग को बोलते हैं पुंकेसर या पुमंग भी बोलते हैं। उभयलिंगी जीव कौन है? तो उभयलिंगी जीव जो है केचुआ है। ठीक है ना। हम पुष्पों में और लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पों में लैंगिक जनन होता है किसके द्वारा? तो हम बताते हैं फूलों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है, फूल में फल बदलता है।